अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लोग एक नया नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जलते ख्वाब और इसकी राइटर है हमारी मोस्ट फेवरेट अना अलियास। ठीक है, आई नो मुझे काफ़ी देर हो गई इस नावल को पढ़ने के लिए, बट ऑफ कोर्स हमें अना अलियास का राइटिंग स्टाइल पसंद है, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो देर से ही पर पढ़ते तो हैं। और इसके अलावा आप लोग जानना चाहेंगे कि इस नावल की थीम क्या है, किस तरह का नावल है। तो इसमें एक्चुअली जो इसकी थीम मुझे पता चली है वो ये है कि रोड हीरोइन, केयरिंग हीरो और एज डिफरेंस बेस्ड है, ड्रग्स एडिक्ट हीरोइन है और सेकंड मैरिज है, हीरोइन की सेकंड मैरिज होती है। ठीक है, और सिंगल हीरोइन है। ठीक है, और म्यूज़िक इंडस्ट्री बेस्ड है, साइको बेस्ड है, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड है और रोमांटिक एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैप्पी एंडिंग है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि हैप्पी एंडिंग है या नहीं, तो हैप्पी एंडिंग है। इसके अलावा आजकल बहुत सारे न्यू नॉवेल्स मैंने पढ़े, मतलब मैंने दरमियान से छोड़ दिया था ना इन नॉवेल्स को पढ़ना, मतलब अना अलियास, नीलम रियासत और भी बहुत सारे, ज़ेनिया शर्जील। तो फिर मैं इस तरफ डाइजेस्ट नॉवेल्स की तरफ आ गई थी। अब फिर मैं अना अलियास का नावल अब स्टार्ट कर रही हूँ। और आजकल माह मलका नावल बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप लोग सुनना चाहें तो सुन सकते हैं उस नावल को। इधर और बक नावल मैंने रीड किया है, टूटा हुआ तारा माई मोस्ट फेवरेट नावल। और अनकबूत आजकल जो मतलब हिट नावल चल रहा है, तो वो अनकबूत नावल बहुत अच्छा नावल है वो भी। तो अब मेरा ख्याल है बगैर किसी देर के इस नावल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा होता है। सिगरेट का धुआं मरघोलों की सूरत हवा में तहरील हो रहा था। वो कितनी देर से अपने अंदर लगी आग को, सिगरेट के हर कश की सूरत बुझाने की कोशिश कर रही थी, मगर न जाने कैसी आग थी जो हर पल बढ़ती ही जा रही थी। इर्द गिर्द मौजूद क्लब का बेहंगम शोर गोया उसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। एक कोने में अलग थलग टेबल पर मौजूद खामोशी से वो मुसलसल सिगरेट पे सिगरेट फूंक रही थी। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, किसी की कुरलाती आवाज़ आज फिर उसे सुनाई दे रही थी। देखो, हम मिलजुल के रह लेंगे, किसी को क्या मालूम होगा यहाँ ये सब चलता है। किसी के गलीज़ हाथों का लम्स फिर से उसका कंधा जला रहा था। शादी का लफ्ज़ तो हमारे रिश्ते में है ही नहीं, तुमने बहुत गलत समझा, तुम्हारी गलती थी। एक और आवाज़ ने पहली आवाज़ों को बहुत बड़ी बुरी तरह दबा दिया था और ये आवाज़ पिछली सब आवाज़ों पर भारी पड़ी थी। एकदम उसने उंगलियों में जलता सिगरेट सामने मौजूद एश ट्रे में रख कर ज़ोर से मसला। गोया सिगरेट नहीं, अपने अंदर भड़कती आग को मसल रही हो। बस भी कर दो यार, चलो वहाँ फ्लोर पर चलते हैं। एकदम कोई आवाज़ उसे हाल में वापस ले आई। खाली खाली नज़रें उठाकर उसने सामने खड़े जैम को देखा। तुम उस दिन किसी सिंगिंग कंपटीशन की बात कर रहे थे, एशिया का है शायद। जैम जो उसे बाजू से पकड़ कर उठा रहा था उसकी बात पर लम्हा भर को थमा। मैं तो कब से तुम्हें कह रहा हूँ, अपनी इस पुरसोज आवाज़ को ज़ाया मत करो। वो उसके करीब रखे स्टूल पर बड़ा जमान हुआ। हाँ, अब और कुछ ज़ाया करने को बचा भी नहीं। उसके टूटे लहजे पर जैम ने उसे दुख भरी नज़रों से देखा। पिछले 2 साल से वो उसके साथ फ्लैट शेयर कर रही थी, उसकी बेहतरीन दोस्ती, जिससे दोस्ती से बढ़कर उसने कभी कोई और रिश्ता इस्तवार नहीं किया था, ना ही उसे ऐसी ख्वाहिश थी। कल चलो ऑडिशन के लिए। उसकी बात पर वो सर हिलाकर रह गई। तुमने घर में बात की? आज बहुत दिनों बाद वो दोनों मिले थे। जब से यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई थी वो रोज़गार के चक्रों में मसरूफ़ था और रचना अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थी। तुम कब तक इस म्यूज़िक के लिए ख़ुद को ख्वार करोगे? कोई जॉब ढूंढो। मैं ऐसे कैसे घर में बात करूं? एक मशहूर कैफ़े में दोनों आमने सामने बैठे थे। उसने चौंक कर रचना का बेजार चेहरा देखा। तुम जानती हो ये मेरा जुनून है, मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। मैंने कल एक कंपनी को अपनी चंद धुनें सुनाई हैं। उन्होंने मुझे 1-2 दिन तक बुलाया है। जैसे ही उन्हें मेरी धुनें पसंद आएंगी मैं उनके साथ म्यूज़िशियन के तौर पर काम शुरू कर दूंगा। उसकी बात पे रचना का चेहरा तना। और कितना कमा लोगे? उसका तमस्खुर उड़ाता लहजा उसे कितनी देर के लिए गुम कर गया था। तुमने तो कहा था तुम हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दोगी। उसे अपनी ही आवाज़ अजनबी लगी। हाँ, मगर अच्छा वक्त शुरू भी तो हो। तुम्हारा तो बुरा वक्त ही ख़त्म होने में नहीं आ रहा। रचना के अल्फाज पर आज उसे यकीन नहीं आ रहा था। ये वही थी जिसके लिए वो सब कुछ था।
क्या क्या वादे ना किए थे। कभी वो स्टेटस को बीच में नहीं लाई थी और आज वो सिर्फ स्टेटस की, उसकी जॉब की, उसकी गुर्बत की बात कर रही थी। आज वो और उनका रिश्ता कहीं नहीं था। देखो फ़ाज़ी, मुझे गलत मत समझना, मगर मेरे डैडी कभी तुम्हारे इस जुनून को नहीं समझेंगे। हाँ, कोई जॉब हो, कोई फ्यूचर हो, वो फिर राज़ी हो जाएंगे। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम कोई जॉब कर लो, साथ साथ म्यूज़िक के लिए भी कोशिश जारी रखो। उसके टेबल पर धरे दाएं हाथ पर अपना नरम हाथ रखते उसने रसान से कहा। आज उसके हाथ थामने पर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ था। जज्बात में कहीं कोई हलचल नहीं मची थी। वो सपाट चेहरा लिए उसके जानिब जांचती नज़रों से देख रहा था। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। सरहद से उसके हाथ के नीचे से अपना हाथ खींचा। आज उसे अपने रिश्ते की नोयत समझ आ गई थी, हकीकत तल्ख क्यों होती है। आज उसे ये भी समझ आ गया था, वो अब तक सिर्फ एक शराब के पीछे भाग रहा था। आज उसकी आंखें खुल गई थी। वो भी वैसी ही आम सतही लड़की थी जैसी उसके इर्द गिर्द और बहुत सी थी, उसकी वजाहत से मोहब्बत करने वाली। मगर जहाँ साथ निभाने का वक्त आया, सब मोहब्बत जहाँ की तरह बैठ गई। उसकी गुर्बत आज उसे नज़र आई थी, कल को उसकी कम आएगी भी नज़र आती, फिर उसकी 2 बहनें भी नज़र आती जिनकी शादी भी अभी उसके ज़िम्मे थी, फिर उसकी माँ भी उसे खटकती। बेहतर था अभी वो कदम पीछे हटा लेता। मेरी बात सुनो फ़ाज़ी, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ निभाऊंगी, बस तुम कोई नौकरी कर लो। कहते हो तो मैं अपने किसी कज़न से बात करूं, डैडी या भाई से कह नहीं सकती। कज़न के और मेरे दरमियान राज रहेगा। तुम्हें वो कहीं जॉब पे लगा देंगे तो मैं भी डैडी से बात कर सकूंगी, वरना क्या कहूँगी कि जिससे शादी करना चाहती हूँ वो बस दूल्हे बनाता है और इसी को वो करियर बनाना चाहता है। वो उसके पीछे पीछे आती मुसलसल बोल रही थी। वो खामोश था, अभी उसके पास अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। अभी मोहब्बत का ज़ख्म ताज़ा था, अभी वो उसे सी नहीं सकता था, अभी वो सिर्फ खून रसने दे रहा था। अभी फाया रखने का वक्त नहीं था। वो इस ज़ख्म पर मरहम नहीं रखना चाहता था ताकि वो खुद बहते बहते खुश्क होकर खरुण बन जाए और हमेशा उसे याद दिलाए कि मोहब्बत आसान नहीं होती। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसकी मुसलसल चुप पर आखिर वो उसका बाजू थाम कर उसे रोक गई। कुछ बातों का जवाब खामोशी होती है। उसका हाथ हौले से अपने हाथ से हटाकर वो अपनी पुरानी बाइक की जानिब बढ़ा जो रचना की चमचमाती पुजारों के करीब खड़ी थी। एक सर्द नज़र उसने साथ खड़ी पजेरों पर डाली, मगर रचना की जानिब देखने की गलती नहीं की। नज़र वापस फेरकर बाइक को किक लगाकर बाहर निकालते वो जिस खामोशी से वहाँ से उठा था, उसी खामोशी से वहाँ से निकल गया। तुम्हारी मम्मी चाहती हैं कि तुम अब उनके पास चली जाओ। वो स्कूल का होमवर्क कर रही थी जिस वक्त रिमशा उसके कमरे में आई। क्या सच? वो जो उसके करीब बेड पर बैठी उसे इत्तला दे रही थी। उसके खुशी से जगमगाते चेहरे की जानिब देखने लगी। 2 साल की थी वो जब से उन्होंने उसे पाला था। उसके लिए रातें जागी, क्या क्या ना नाज उठाए उसके, मगर सगी माँ सगी ही माँ ही होती है। चाहे वो अपनी खुशी के लिए, अपनी बेटी की परवाह किए बगैर शादी के लिए अपनी अलग दुनिया बसा कर बैठ गई थी। कभी पलट कर बेटी का ना पूछा। अभी चंद माह पहले माँ की वफ़ात पर पाकिस्तान आई, वहीं मायशा को देखा। बस तब से बेटी की मोहब्बत में उससे रब्ता रखना शुरू कर दिया, मगर रिमशा को ये बात खटक रही थी और वही हुआ। 6 माह बाद उन्होंने उसे अपने पास बुलाने का अंदिया दे दिया। वो माँ थी, रिमशा उसे रोकने का हक़ नहीं रखती थी। क्या कहती, भाई ने कौन सा बेटी का एहसास किया था? वो भी अपनी दुनिया अलग बनाए, उसे पूछता तक ना था। दोनों के बाहमी झगड़ों और नाकाम अज़वाजी ज़िंदगी ने बेटी पर क्या असर किया था? दोनों इससे अनजान थे। वो जितनी भी मोहब्बत दे लेती, माँ बाप का खला उसकी ज़िंदगी में पूर्ण नहीं कर सकती थी। कब पुप्पो, मैं कब जाऊँगी? वो भी जैसे इसी इंतज़ार में बैठी थी, खुशी से उनसे लिपट गई। बस वो तुम्हारी मर्ज़ी जानना चाहती थी। अब तुम राज़ी हो तो जल्दी तुम उनके पास होगी। उन्होंने प्यार से उसके चेहरे से बाल हटाए। अभी 9वीं क्लास में वो आई ही थी, मासूम सी, प्यारी सी, उन्हें अपनी औलाद की तरह अजीज़ थी। उनके शौहर ने भी उनका बहुत साथ दिया था। शादी के बाद वो उसे भी अपने साथ ही ले आई थी। दरदयाल में कोई और उसे रखने को तैयार ना था। उनके शौहर को कोई एतराज़ ना था। रहील भी उसे अपनी बेटियों की तरह मोहब्बत करते थे। और फिर चंद महीनों में उसके अमेरिका जाने के तमाम इंतज़ामात हो गए। वो उदास भी थी। माँ जैसी पुप्पो को छोड़कर जाना आसान नहीं भी था, मगर वो अपने माँ बाप में से किसी भी एक के साथ जाने के लिए किसी भी तौर जाने को तैयार थी। उसे माँ बाप चाहिए थे अपने, चाहे उसे कुछ भी छोड़ना पड़ता। आज माँ मिल रही थी, क्या पता कभी बाप को भी वो याद आ जाती। आंखों में ढेरों ख्वाब सजाए वो प्लेन में बैठी हमेशा के लिए पाकिस्तान को खैराबाद कह चुकी थी। कैसे हो यार? इतने अरसे बाद मुलाकात हुई। जैक बेहद खुश दिली से मिला। फ़ाइन, पाकिस्तान कब आ रहे हो? वो तीनों उस वक्त जज की नशिस्तों पर बैठे थे।
जॉनीता से तो वो पहले ही दिन मिल चुका था, मगर जैक से बहुत वक्त बाद मुलाकात हुई थी। कुछ साल पहले दोनों ने हॉलीवुड की एक फ़िल्म का म्यूज़िक इकट्ठे दिया था। तब से उनकी आपस में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे तो राब्ता रहता ही था, मगर मुलाकात हुए 4-5 साल गुजर चुके थे। बस यार, एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसके बाद पाकिस्तान का चक्कर लगाना है और तुम्हें मेज़बानी के लिए तकलीफ़ दूंगा। वो खुश दिली से फराज से मुखातिब हुआ। माय प्लेयर यार, जब मर्ज़ी आओ। मुझे एक सोलो प्रोजेक्ट करना है, एक एनिमेटेड मूवी है, बस उसी के लिए एक अच्छी गुलकारा चाहिए। अगर इसी प्लेटफॉर्म से मिल जाए तो क्या ही बात है। वो तीनों उस वक्त एशियन बेस्ट वॉइस के कंपटीशन में जज के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। किसी एक को तो इस प्रोग्राम का बेहतरीन गुलकार चुनना ही था। साथ साथ अपने ऐसे म्यूज़िशंस अपने लिए भी यहाँ पे मौजूद आवाज़ों को चुन लेते थे, फिर उनके साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करते थे। वो तीनों दोबारा उसी शो पर जज के फ़राइज़ 2 बार इसी शो पर जज के फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके थे, अब तीसरी बार इकट्ठे थे। फरजाद ने 2 बार किसी और म्यूज़िशंस के साथ मेज़बानी की थी। जॉनीता बेहतरीन सिंगर थी और जैक सिंगर और म्यूज़िशियन था, जबकि फरजाद म्यूज़िक डायरेक्टर था। चंद सालों से वो पाकिस्तान के म्यूज़िक डायरेक्टर्स में सरे फहरिस्त था। अपने मुल्क के अलावा बाहर के ममालिक के साथ भी उसने बहुत से प्रोजेक्ट्स किए थे। हमारे मुल्क आप कब चक्कर लगा रहे हैं? जॉनीता ने ना सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी बल्कि उसकी म्यूज़िक की दीवानी थी। जब भी मौका मिला वो मुस्कुरा कर बोला। उसी लम्हे डायरेक्टर ने पहले कंटेस्टेंट को अंदर दाखिल होने का अंदिया दिया। वो तीनों उसकी जानिब मुतवज्जे हो चुके थे। मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी। वो जैम के हमरा बाहर खड़ी लंबी कतार को देख रही थी। उसका नंबर 144 था। तुम तो हमेशा खुद पर यकीन रखती हो। जैम ने मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाया। किस्मत पर यकीन नहीं, जो सोचती हूँ उसके उल्ट ही होता है। वो यासियत भरे लहजे में बोली। मुझे उम्मीद है तुम विन ना भी की तो कम से कम जजेस की नज़र में आ जाओगी। और मैंने सुना है बहुत सी आवाज़ों को इस प्लेटफॉर्म पर रिजेक्ट भी कर दें, तब भी ये अच्छी आवाज़ों को पॉलिश करते हैं। यहाँ इनके सामने आना ही समझो किस्मत बदलने के मुतरादिफ है। वो उसके कंधे पर बाजू रखे उसे समझा रहा था। तुम बस कॉन्फिडेंट रहो। वो उसकी घबराहट कम करने में किसी हद तक कामयाब रहा था। उसने सर हिलाया, फिर उस कंपटीशन की जानिब मुतवज्जो हुई जो बारी बारी अंदर जाते और बाहर आ रहे थे। कोई खुशी से रोता आता और कोई उदास, न जाने उसके साथ क्या होने वाला था। तुम इतनी देर प्रैक्टिस करो। जैम ने उसका ध्यान हटाया। वो बारी बारी मोबाइल से अपने पसंदीदा गाने निकालकर गुनगुनाने लगी। उसी अस्थना में कैमरा उसके करीब आया। आप भी इस कंपटीशन के लिए आई हैं? शॉर्ट स्कर्ट और ब्लैक जैकेट पहने किसी न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर उसके करीब आई। शस्ता अंग्रेज़ी में बोली। जी। उसने सिर्फ एक लफ्ज़ कहने पर इत्तफाक किया। आप कैसा महसूस कर रही हैं इस कंपटीशन के लिए? वो फिर से कैमरे की जानिब देखते सवाल कर रही थी। माइक उसके मुंह के करीब था। आगे जाने का चांस मिल गया तो ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो लापरवाही से बोलती एक जानिब हो गई। वो ऐसी ही थी, आदम बेजार। एयरपोर्ट से ड्राइवर ने उसे पिक किया था। वो जो ये समझी थी कि उसकी माँ एयरपोर्ट पर बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही होगी, वहाँ ऐसा कुछ भी ना था। पहली खुशफहमी तो उसकी वहीं दम तोड़ गई। बुझे दिल से वो उस बड़े से घर में आई जहाँ उसकी माँ अपने दूसरे शौहर और उसके बच्चों के साथ रहती थी। गुलनाज को उनके दूसरे शौहर मुनीर ने सिर्फ अपने बच्चों की आया के तौर पर अपनाया था। मुनीर के पहले से 2 बेटे थे। बीवी की वफ़ात के बाद माँ के कहने पर उन्होंने गुलनाज से शादी की थी, जो उनकी माँ के किसी रिश्तेदार की बेटी थी। ये शादी बस एक रिश्ता था जिसमें उन्हें कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। वो एक से एक नई औरत के चक्करों में रहने वाला शख्स था। नित नए अफेयर। गुलनाज उनके लिए बस घर और उनके बच्चों की देखभाल करने की हैसियत रखती थी। गुलनाज की माँ की वफ़ात पर उन्होंने मायशा को पहली बार देखा था। उन्हें अपने बेटे के लिए वो बेहद पसंद आई थी। गुलनाज को उन्होंने यही कहकर मायशा को बुलाने का कहा था कि वो उसकी शादी अपने बेटे से करना चाहते हैं, जो ग्रेजुएशन में था। माँ की वफ़ात और बाप की बेराह रवी की वजह से वो बेहद खामोश, दिबा और ख़ुद में रहने वाला हो गया था। दुनिया से कट कर रहता था। उन्होंने यही सोचा कि उसकी शादी कर दी जाए, शायद फिर वो बेहतर हो जाए। गुलनाज ने भी उसका ताल्लुक बहुत सरसरी सा था। जुनैद के लिए उन्हें वो भोली भाली छोटी सी लड़की बेहतर लगी, मगर गुलनाज ने मायशा को यहाँ बुलवाते वक्त ये बात रिमशा को हरगिज़ नहीं बताई। वो जानती थी वो कभी उसे आने नहीं देगी।
गुलनाज को ऐसा लगा शायद मायशा के आने से उनका भी मकाम उस घर में मजबूत हो जाए, वरना मायशा से उन्हें कोई ख़ास लगाव ना था। वो आज़ाद रहने वाली औरत थी, उन्हें बच्चे कोई ख़ास पसंद न थे, ना ही उन्होंने मुनीर के बच्चों को अपने साथ लगाने की कोशिश की थी। उनके लिए यही बहुत था कि वो मगरिब की आज़ाद फ़िज़ाओं में अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीती थी, मगर मुनीर की खुद से बेगानगी उन्हें खौलाती थी। वो यही समझी कि शायद इसी बहाने उन्हें अपने शौहर की तवज्जो मिल जाए। इसी खुदगर्ज़ी की वजह से उन्होंने मायशा को बुलवा लिया। कैसी हो? जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, गुलनाज लॉन से निकल कर उसकी जानिब बढ़ी। मायशा उनकी इतनी मेहरबानी पर भी सब भुलाकर उनके गले लगी, मगर जिस जोश से वो माँ की जानिब बढ़ी, उनकी जानिब से वो जोश मफकूद था, मगर अपने जज्बात में वो उनका सर्द अंदाज महसूस न कर सकी। आप कैसी हैं मम्मी? आंखों में नमी लिए वो उनसे अलग हुई। उन्होंने मसनूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई, जैसी किसी मेहमान के लिए हो। मैं भी ठीक। कोई मसला तो नहीं हुआ जहाज़ में? सफ़र ठीक गुजरा? ड्राइवर को सूटकेसेस अंदर रखने का इशारा करते वो उसे लिए अंदर की जानिब बढ़ी। इस कदर खूबसूरत बड़ा सा घर देखकर मायशा बेहद एक्साइटेड हुई। उसने हॉलीवुड की फिल्मों में बाहर कैसे ही घर देखे थे और आज वो वैसे ही एक शानदार घर में मौजूद थी। घर में दाखिल होते ही शू रैक रखा था। उसने देखा कि गुलनाज ने अंदर दाखिल होते ही जूते बदले, कोट उल्टे हाथ से बने स्टोर रूम में लटकाया, और अब वो टखनों तक आती लॉन्ग स्कर्ट में अपने बरहना कंधों को जाली के शॉर्ट श्रग में ढके उसकी जानिब मुड़ी। मायशा ने घबराकर नज़रें झुकाए। तुम ये शूज़ यहाँ रखकर ये स्लीपर्स पहन लो, उसे धीरे से कहती वो राहदारी की जानिब मुड़ी। उसने भी फ़ौरन उनकी तकलीद की। शूज़ उतारकर उन स्लीपर्स की जानिब बढ़ी जिसके मुतालिक उन्होंने हुक्म दिया था। अपना लॉन्ग कोट उतारकर उसे स्टोर रूम में रखा। शॉल को अपने गिर्द अच्छे से लपेटकर वो आहिस्ता रवि से अंदर की जानिब बढ़ी। कॉरिडोर के ख़त्म होते ही बड़ा सा सिटिंग रूम था, जिसके दाएं जानिब एलईडी नस्ब थी। उसके नीचे खूबसूरत सा लकड़ी का बुक रैक था, जहां बहुत से मैगज़ीन और बुक्स रखी थी। उसी दीवार के बाएं जानिब जदीद तर्ज की अंगीठी बनी थी, जिसमें मसनूई कोयले जल रहे थे। मायशा को उसे देखकर समझ में आया कि घर इतना गर्म कैसे है। वैसे भी वहाँ इनडोर हीटिंग मौजूद थी। अंगीठी के सामने एल की शक्ल में 11 सीटर सोफ़ा रखा था, बीच में रग और उस पर सेंटर टेबल मौजूद थी। सिटिंग रूम के साथ ही दाएं जानिब ओपन बड़ा सा किचन मौजूद था, जहां कोई जर्मन खातून काम कर रही थी। मायशा को देखते ही उन्होंने खैर मुकदमी मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया। किचन में भी दरमियान में डाइनिंग टेबल मौजूद थी, जहाँ कोई बैठा बड़े नमाक से नाश्ता करने में मसरूफ़ था। मायशा को बस एक नज़र उठाकर मौजूदा नाश्ते की जानिब मसरूफ़ होकर उसने देखा था और फिर से अपने सामने हो गया। बैठो मायशा, गुलनाज एक कमरे से निकलते उसे खड़ा देखकर बोली। वो हौले से मुस्कुराकर एक सोफ़े पर बैठ गई। जुनैद, ये मायशा है मेरी बेटी। किचन की जानिब मुड़ते उन्होंने सामने बैठे जुनैद से उसका तारुफ करवाया, जिसने फिर से एक सरसरी निगाह से उससे देखा जो उसे ही देख रही थी। लंबे बालों को पोनी में बांधे, गले और हाथों में ढेरों चेन्स पहने, ब्लैक ट्राउज़र और ग्रे टी शर्ट में वो 20-21 साल का लड़का मायशा को अजीब सा लगा। खड़े नकुश और बेहद सफ़ेद रंगत वाला वो लड़का यकीनन खूबसूरत लगता अगर अपने बाल कटवाकर इंसानों वाली हुलिये में होता। जुनैद ने महज करने पर इत्तफाक किया। मायशा, ये मुनीर के बड़े बेटे हैं। जुनैद के सर रवैये को मायशा ने काफ़ी महसूस किया था, मगर गुलनाज को फ़र्क नहीं पड़ा था। वो जानती थी वो ऐसा ही है। हेलो जुनैद भाई। मायशा से तो वो उम्र में 5 साल बड़ा ही था, इसी हिसाब से उसने उसे भाई कहा। आई एम नॉट योर ब्रदर। उसके भाई कहने पर जुनैद ने भौहें सुकेड़कर नहायत नखवत से कहा। गुस्से से वहाँ से उठकर धप धप करता लाउंज में मौजूद गोल सीढ़ियों से ऊपर की जानिब बढ़ गया। वह हैरत से उसे आग बगोला होते देखती रही। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे भाई कहने की? गुलनाज ने खफगी से मायशा को देखा। इतने बड़े हैं वो, पुप्पो तो कहती हैं, जो बड़े लड़के हों उन्हें भाई कहते हैं, वो मासूमियत से बोली। गुलनाज उसे महज देख कर रह गई। बेटे, यहाँ पाकिस्तान वाली वैल्यूज़ नहीं होती, वो उसे रसान से समझाने लगी। छोड़ो, आओ तुम नाश्ता करो। टेबल पर उसके लिए नाश्ता लगाकर उसे बुलाया। आइंदा तुम उसे भाई मत कहना, बल्कि जो भी बड़ी उम्र का मिले उसे सिर्फ नाम से बुलाना, उन्होंने रसानियत से उसे समझाया। मैंने आज अपनी जॉब से छुट्टी की है, कल से मैं इस वक्त जॉब पर हुआ करूँगी, और तुम्हारे एडमिशन का भी सब काम करवा लिया है। नेक्स्ट वीक से तुम स्कूल जाओगी। मैं शाम 4 बजे तक आती हूँ, तब तक जुनैद या जवाद घर में हो। तुम किसी से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ मत होना। जवाद जुनैद से छोटा है, वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर वो तुमसे दोस्ती करे तब उससे बात करना, वरना मत करना। यहाँ लोग पाकिस्तान की तरह नहीं हैं, सब अपने कामों में मसरूफ़ और थोड़े अपनी दुनिया में रहने वाले हैं। तुम भी बस अपने काम से काम रखना। वो उसे ऐसे ये सब बता रही थी जैसे किसी भी मेहमान को ज़रूरी बातें बताई जाती हैं। वो उसे कहीं से माँ नहीं लग रही थी।
जिनकी चाह में वो आई थी। उसे पुप्पो का अंदाज़ याद आया, वो कैसे मोहब्बत से उसे परेशानी से निकालती थी, मोहब्बत से उसके पास बैठकर उसके चेहरे पर मुसलसल प्यार से हाथ फेरते, उसकी परेशानी रफ़ा करती थी और उसकी अपनी माँ दूर खड़ी उसे महज समझा रही थी। उसने चंद आंसू अपने अंदर उतारे। आप वापस कब आती हैं? किसी आस के तहत उसने पूछा। मैं 5 बजे आती हूँ, उन्होंने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। तुम्हारा स्कूल भी 4 बजे ऑफ हुआ करेगा, आते आते तुम्हें 5 बज जाएंगे। उनके बताने पर मुंह में मौजूद सलाइस का पीस गोया उसके हलक में फंसा। 6 माह गुजर चुके थे, उसने रचना से कोई राब्ता नहीं किया था। उन्हीं दिनों 2-3 प्रोडक्शन कंपनीज को उसने अपनी धुनें सुनाई, जिन्हें उसका काम बेहद पसंद आया। यह शायद किस्मत ने यही मुनासिब वक्त उसके लिए लिखा था। उसे एक नए ड्रामे के साउंड ट्रैक का म्यूज़िक देना था। आज इसी सिलसिले में उसकी प्रोड्यूसर से मीटिंग थी। एक बहन की इन 6 माह में वो शादी कर चुका था और दूसरी की भी बात पक्की कर ली थी। किस्मत उसके साथ, या शायद अब उसके हाथ में थी। लियारी से निकलकर उसने एक बेहतर इलाके में घर खरीद लिया था। उन 6 माह में ज़िंदगी वैसी ही हो गई थी जैसी वो चाहता था। अभी वो घर से निकल ही रहा था कि मोबाइल बजा। उसने एक सेकंड हैंड गाड़ी ले ली थी। वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था, अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी। मोबाइल सीधा करके जैसे स्क्रीन पर नंबर देखा, रचना का नाम जगमगा रहा था। कुछ लम्हे वो खामोश निगाहों से उस नाम को देखता रहा। हेलो, कैसे हो? चंद बेले बजते रहने के बाद दिल के हाथों मजबूर होकर उसने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया। मैं ठीक, तुम कैसी हो? बेतासुर निगाहों से विंड स्क्रीन के पार सड़क को देखा। तुमने तो राब्ता ही ख़त्म कर दिया, कहाँ होते हो? 6 माह से कोई खैर खबर नहीं। उसने नाज से शिकवा किया। लहजे में वही मोहब्बत थी जो कभी पहले उसके लहजे का हिस्सा रही थी, मगर फाजी को शायद अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। कोई काम था? उसका अजनबी लहजा रचना को खटका। क्या हमें हमेशा काम के हवाले से बातचीत रही है? उसने उल्टा सवाल किया। मेरा ख्याल है हम में अब किसी हवाले से भी बातचीत ना रहे तो बेहतर है। उसने गाड़ी स्टार्ट की। तुम इतने अक्खड़ और अजनबी से लहजे में क्यों बोल रहे हो? वो उसके अंदाज पर हैरान थी, जो हर लम्हा उसकी मिन्नतें करता था, उसकी मोहब्बत के दम भरता था। अब ऐसा क्या हुआ था? उसने तो सुना था अब उसकी ज़िंदगी संवरने लग गई है। उसके बाप और भाई भी उसके नाम से आशना हो गए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मशहूर हो रहा था। अब तो उनकी शादी आसानी से हो सकती थी। हमारा अजनबी बन जाना ही बेहतर है। एक हाथ से गियर लगाते उसने मोबाइल को दूसरे हाथ में थामा। मैंने सुना है तुम्हें काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं। तुमने तो ऐसा नाता तोड़ा, अपनी कामयाबी भी मुझसे शेयर नहीं की। उसने फिर से उसके लहजे को नज़रअंदाज करके शिकवा किया। खुशियाँ उनसे शेयर की जाती हैं जो गम में भी भरपूर साथ दें, मगर तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ खुशियों का था, इसीलिए आज मैं फिर से तुम्हें याद आ गया। उसने गोया उसे आईना दिखाया। मैंने तो हमारी आखिरी मुलाकात में भी यही कहा था कि जब तुम किसी काबिल हो जाओगे तो डैडी को हमारे रिश्ते पर एतराज़ नहीं होगा। आज तुम्हारे हालात बेहतर हो गए हैं। मैं डैडी से अब आसानी से, उसने जिस मकसद के लिए फ़ोन किया था वो उसी पर आ चुकी थी। मेरी रोज़ी अभी भी मेरे जुनून की मरहून मिन्नत है। क्या तुम्हारे वालिद को एक दुल्हने बनाने वाला दामाद की हैसियत से कबूल होगा? मेरे पास आज भी कोई ढंग की जॉब नहीं। क्या वो इतने बड़े मिल ऑनर मेरे इस प्रोफेशन पर शर्मिंदा नहीं होंगे? क्या तुम उन्हें ये कहकर कायल कर लोगी कि तुम एक ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हो जिसका काम सिर्फ दुल्हनें बनाना और बेचना है? क्या तुम्हें मुझे उनके सामने मुतारिफ करवाते शर्मिंदगी नहीं होगी? दिल को एक जानिब रखकर सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो और वो फ़ैसला करो जो तुम्हारे ख़ानदान के शान शान हो। मोहब्बत मिलना ज़रूरी नहीं होती, और जिसे तुम मोहब्बत कह रही हो वो मोहब्बत नहीं थी, वक्ती एहसास था। मैं नहीं चाहता इस वक्ती एहसास के लिए तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब करो। तुम मुझ जैसे के साथ नहीं चल सकोगी। अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर फ़ैसला करो। और तुम्हारा जो कज़न अमेरिका से आया है, बेहतर है कि उसी से शादी करो, क्योंकि जब तुम उसका और मेरा मुवाजना करोगी तब मैं हर तरह से उससे कम पड़ूंगा। अपनी ज़िंदगी को पछतावा मत बनाओ। मुझे तुम्हारी खुशी अजीज़ है। अपना ख्याल रखना। बड़े स्वभाव से उसने अपनी हकीकत, उनके सामने मौजूद रिश्ते की हकीकत उसके सामने पूरी तरह खोल कर रख दी थी। ज़िंदगी ने और मोहब्बत ने उसे हकीकत पसंद बना दिया था। और कभी कभी ठोकरें लगना ज़रूरी होता है। असल ज़िंदगी का सबक इन्हीं ठोकरों में पिन्हा होता है। इस ठोकर के बाद इंसान को खुद को आगे के नाहमवार रास्ते पर बच बच कर चलना आ जाता है। फिर आने वालों के लिए अगले रास्ते आसान कर देता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, आसानी ढूंढना आ जाता है। दरवाजे के बाहर उस लम्हे 144 नंबर जगमगा रहा था। बेस्ट ऑफ लक, जैम ने उसे अंदर जाने से पहले खुद से भिंच कर कहा। वो उसे बहुत अजीज़ थी। इतनी तकलीफ़ों से गुजर कर भी वो किस कदर मजबूत थी, और वो भी फ़कत 23 साल की उम्र में। उसने क्या क्या न सह लिया था। वो झिझकते हुए जजेस के सामने खड़ी थी। अपना तारुफ करवाया।
फरजाद ने अचरती निगाह से उसका जायज़ा लिया। इस माहौल में मुसलमान लड़कियां भी अमरीकी तर्ज ओढ़ लेती थी। वो भी वैसी ही नाम निहात मुसलमान लग रही थी। पोनी में जकड़े बाल लंबे थे। आगे के बालों को फ्लिक्स की सूरत काट कर माथे पर बिखराया हुआ था। दाईं आंख इन बालों में तकरीबन ढकी हुई थी। ब्लैक लेदर की जैकेट और वैसा ही चुस्त शॉर्ट स्कर्ट पहन रखा था। हाथों में बेतहाशा बैंड्स थे। टांगों पर काली रंग की स्टॉकिंग्स पहन रखी थी। लॉन्ग ब्लैक बूट, काली नेल पॉलिश नाखूनों पर मौजूद थी। डार्क मैरून लिपस्टिक और आंखों पर स्मोकी मेकअप किए वो वहाँ की कोई हिप हॉप गर्ल लग रही थी। आप किसको गाना पसंद करेंगी? जॉनीता ने मुस्कुराते पूछा। वो उन तीनों को थोड़ी नर्वस लगी। मैं रेशमा मैडम को गाना चाहूँगी। उसकी बात पर फरजाद ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उनका कौन सा गाना? अब के उसने सवाल किया। हुलिये से वो कहीं से नहीं लग रही थी कि उसे रेशमा मैडम का मालूम भी होगा। लंबी जुदाई। उसके जवाब पर फरजाद ने हौले से भौहें अचकाकर हैरत का इजहार किया। शुरू करें। उसने इशारे से उसे गाने का आगाज़ करने के लिए एक कान पर हाथ रखे आंखें बंद किए उसने गाने के लिए लब खोले। बिछड़े अभी हम बस कल परसों, जीऊँगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई। 4 दिना दा प्यार ओ रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। होंठों पे आई मेरी जान दुहाई, लंबी जुदाई। एक तू सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे ये सावन आया, आग लगाई, हाय लंबी जुदाई। वो तीनों मबहूत उसकी आवाज़ सुन रहे थे। उन्हें ख्याल ही नहीं गुजरा कि उन्होंने चंद लाइनें सुननी थी। वो आंखें बंद किए गा रही थी। टूटे ज़माने तेरे हाथ न कोड़े, जिनसे दिलों के तूने शीशे तोड़े। हिजर की ऊंची दीवार बनाई, हाय लंबी जुदाई। 4 दिना दा प्यार ओ रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई। उसने आंखें खोलकर गाना ख़त्म किया। वाव! सबसे पहले जैक की जानिब से आवाज़ आई। क्या कमाल आवाज़ है भाई, मुझे तो गूज़बम्प्स हो गए हैं। देखिए फरजाद। जॉनीता ने भी चौंक कर अपना बाजू फरजाद की जानिब किया। सुपर्ब! कहाँ से सीखा आपने? फरजाद ने भी उसकी तारीफ़ करते सवाल किया। कहीं से नहीं सर, बस ऐसे ही शौक़ है। उसने कंधे उचकाकर माथे पर आए बालों को हल्के से झटके से पीछे किया। आई कांट बिलीव कि आपने कहीं से नहीं सीखा। इतनी पुख्ता आवाज़, इतने पुख्ता सुर। जॉनीता को बिल्कुल भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैं बस कॉपी कर लेती हूँ, उसने कंधे उचकाकर बताया। कमाल करती हैं फिर तो आप, जैक ने उससे फिर से सराहा। मेरा ख्याल है अब हम अपना अपना फ़ैसला बताएं। फरजाद ने मज़ीद उसकी तारीफ़ में कुछ न कहा। वो ऐसा ही था अपने जज्बात पर बहुत जल्द बांधने वाला। मेरी तरफ से तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए आ रही हैं। जैक ने फ़ौरन अपना फ़ैसला सुनाया। जॉनीता ने भी। इधर आए। फरजाद ने कुछ कहने की बजाय उसे अपने डेस्क के करीब बुलाया। वो कुछ झिझक कर उसके पास आई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। उसके हाथ में यस का कार्ड थमाते उसने चेहरे पर नरम तासुर रखते कहा। थैंक यू सर। उसे समझ नहीं आई कैसे इजहार करे। बस बेयकीनी से वो कार्ड थाम कर उन सब से हाथ मिलाकर वो बाहर निकल आई। क्या हुआ? जैम परेशान सूरत लिए खड़ा था। उसने खामोशी से कार्ड उसकी जानिब बढ़ाया जिस पर तमाम जजेस की जानिब से यस लिखा था और मुबारक भी। वाओ, तुम तो क्वालिफाई कर गई हो। जैम उसकी निस्बत बेहद पुरजोश हुआ। उससे साथ लगाते खुशी से नारे लगाए जबकि वो जामिद थी। बिल्कुल इतनी तकलीफ़ें सह चुकी थी कि समझ नहीं आई इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट करे। थैंक्स जैम। मोहब्बत से अपने साथ लगे जैम के गिर्द बाजू फैलाए। एक बस अब वही मुखलिस था। यू सिली गर्ल, दोस्ती में थैंक्स नहीं चलता। मुझे तुमसे मिलना है। आज फिर उसे रचना की कॉल आई। मैं अभी एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई जा रहा हूँ। 1-2 दिन में वापसी से फिर मिलता हूँ। न जाने ये कैसी मोहब्बत थी जो उसे रचना के साथ बुरा सलूक करने से रोक रही थी। पक्का वादा? उसकी बात पर अपना सामान पैक करता वो गहरी सांस खारिज करते सीधा हुआ। बेड पर चंद शर्ट्स बिखरी हुई थी जिन्हें अभी समेटना था। हाँ कहकर उसने फ़ोन बंद किया। 2-3 दिन की जगह उसे पूरा हफ्ता गुजर चुका था। वहीं से एक भारतीय डायरेक्टर ने भी उसे अपनी अगली फिल्म के म्यूज़िक के लिए साइन कर लिया। बहुत से काम निपटाकर वो 1 हफ्ते बाद वापस आया। अगले दिन ही रचना को फ़ोन करके एक होटल में उसे मिलने के लिए बुलाया। कैसी हो? उस वक्त वो दोनों तकरीबन साल बाद एक दूसरे के आमने सामने थे।
ब्लू जीन्स पर स्किन कलर की टी शर्ट पहने वो अपनी भरपूर वजाहत लिए उसके सामने बैठा था। ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अब तो तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उसके तंज पर वो धीमे से मुस्कुराया। नहीं, तुम्हें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। वो धीमा लहजा। तुम बताओ, तुम्हें क्या ख़ास बात करनी थी? कॉफ़ी मंगवा कर वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। डैडी मेरी शादी करना चाहते हैं, उनके दोस्त का बेटा है। वैसे तो अपना बिजनेस है मगर एक्टिंग भी करता है। तुम तो जानते होगे उसे, कामरान लोहारी। उसकी बात पर वो बिना कोई तासुर दिए उसे सुनता रहा। हाँ, फिर? वह ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे इस धमाकेदार खबर से कोई लेना देना ना हो। क्या मतलब फिर? तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? रचना ने हैरत से उसका नॉर्मल चेहरा देखा। मुझे किस बात का फ़र्क पड़ना चाहिए? वो उल्टा उससे मुखातिब हुआ। मेरे डैडी मेरी कहीं और शादी कर रहे हैं। वो फिर से अपनी बात पर जोर देते गुस्से से उसे देखने लगे। अच्छी बात है, मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। वो उसी नॉर्मल अंदाज में बोला। फाजी, मगर मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो उसे बावर करवाने लगी। मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था, मोहब्बत नहीं, ये एहसास है जिसे कुछ सालों में तुम भुला भी दोगी। बेहतर अपने डैडी के फैसले पे हाँ कहो। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोला। तुम अगर अब रिश्ता लाओगे तो डैडी को एतराज़ नहीं होगा। वो भी तो एक्टर हैं और तुम भी एक आर्ट की फील्ड से हो। उसकी बात पर उसने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारे डैडी को अब भी मेरे रिश्ते पर एतराज़ होगा क्योंकि कामरान लोहारी सिर्फ एक्टर नहीं, बिजनेसमैन भी है। उनका ख़ानदान मेरे ख़ानदान की निस्बत कुछ भी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे डैडी को उसके इस शौक़ पे भी कोई एतराज़ नहीं है। उसने एक बार फिर उसके सामने हकीकत रखी। तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? वो गुस्से से तलमलाई। नहीं, मैं तुम्हें हकीकत से आगाह कर रहा हूँ। बेहतर है कि तुम उसी शख्स को अपनाओ जो तुम्हें वही ज़िंदगी दे जिसकी तुम आदी हो। मैं तुम्हें वैसी ज़िंदगी नहीं दे पाऊँगा। तुम्हें मेरे साथ बहुत बहुत कुछ सफ़र करना पड़ेगा। सबसे बढ़कर वक्त, मैं कहीं कहीं रातें जागता हूँ। मुझे अपने काम में ज़रा सा खलल भी बर्दाश्त नहीं, जबकि तुम्हें वक्त चाहिए होगा और वो मैं नहीं दे पाऊँगा। जब इतनी सब महरूमियाँ तुम्हारे सामने आएंगी तब तुम इस रिश्ते को निभा नहीं पाओगी। मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता, अपना ख्याल रखना। उसके इत्मीनान में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। वो शायद हर पहलू को बहुत पहले हर तरह से देख और समझ चुका था। वो मुतमईन था कि कम अज़ कम मोहब्बत रुस्वा नहीं हुई थी। उसकी स्कूल की रूटीन शुरू हो चुकी थी। मुनीर और जुनैद तो बेहद सर्द मिजाज थे मगर जवाद उनमें कदरे बेहतर था। उसने ना सिर्फ उसका हाल चाल पूछा था बल्कि उसकी पढ़ाई में मदद की पेशकश भी की थी। मायशा इतने में ही बेहद खुश थी। तुमने मायशा से शादी की बात की? उस रात मुनीर जल्द आ गया था। खाना खाकर वो दोनों अपने रूम में मौजूद थे कि मुनीर ने बात शुरू की। अभी आए उसे दिन ही कितने हुए हैं। वैसे भी अब वो हमारे साथ ही है, शादी भी कर देंगे। मुनीर की बात पर नेल्स फाइल करते वो लम्हा भर को रुकी। खुद वो सोफे पर बैठी थी जबकि मुनीर सामने बेड पर बैठे किसी बुक की वर्क गर्दानी कर रहे थे। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, कल ही उससे बात करो। मैं वैसे भी जुनैद का फ्लैट सेट करवा चुका हूँ। शादी के बाद वो दोनों वहीं रहेंगे। गुलनाज की बात पर वाजे नागवारी उनके चेहरे पर उभरी। मैं ये नहीं, बस। वो अभी अपनी सफाई में कुछ कहती कि मुनीर ने बुरी तरह उनकी बात काटी। कल ही तुम मुझसे बात करोगी। सर नज़रों से उन्हें देखकर वापस नज़रें किताब पर मरकूज़ की। गुलनाज ने गहरा सांस भरा। न जाने क्यों उन्हें कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था। उन्होंने मायशा को यहाँ बुलाकर ज़्यादती कर दी। उसकी मुहतरम आंखें उन्हें रोज़ सुबह शर्मिंदा सा करती थी। वो जानती थी रिमशा ने उसे बहुत मोहब्बत से पाला था। वो माँ होकर वो मोहब्बत उसके लिए पैदा नहीं कर सकी थी। शायद वजह उसके बाप से नफ़रत थी और दूसरी अहम वजह वो उस वक्त बच्चे नहीं चाहती थी। मायशा अनवांटेड चाइल्ड थी। उन्हें अब भी उसके लिए माँ वाली मोहब्बत नहीं थी, बस हमदर्दी थी। अगले दिन शाम में जिस वक्त वो घर आई वो लिविंग रूम में बैठी अपना काम कर रही थी। कैसी चल रही है तुम्हारी स्टडीज़? उसके करीब बैठते पूछा। उन्होंने नोट किया था कि वो शलवार कमीज़ ही पहनती थी और साथ बड़ा सा दुपट्टा लिए रखती थी। अच्छी। वो कुछ हैरान हुई। उनके इल्तफ़ात की वो आदी नहीं थी। वो घर आकर भी या तो घर के काम करती या अपने रूम में रहती थी। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। उन्होंने एक नज़र उसके हैरान से चेहरे की जानिब डाली। जी मम्मी, कहिए। वो अपना काम छोड़कर उनकी जानिब मुतवज्जो हुई जो सोफ़े पर उसके पीछे बैठी थी जबकि वो खुद रग पर बैठी सेंटर टेबल पर किताबें रखी स्कूल का काम कर रही थी। जुनैद, तुम्हें कैसा लगा? उन्हें समझ ना आई कैसे बात शुरू करें। रूट से हैं। क्यों? वो नासमझी से बोली। अगर हम तुम्हारी मतलब कि अगर तुम्हारी उससे शादी कर दें तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? वो हिचकिचाते हुए बोली। हाथ बाहम पेवश थे। मसलसल इज़्तिराब में उन्हें मसल रही थी। उनकी बात पर उसका मुंह खुल गया। आंखें ख़तरनाक हद तक खुल चुकी थी। मुंह बंद करो। उसका खुला मुंह देखकर उन्होंने नागवारी से कहा। मैं मतलब मेरी और जुनैद की? वो हकलाई। हाँ। उन्होंने इस बात में सर हिलाया।
चल में वो बिल्कुल खामोश रही, चेहरे पे तफक्कुर के साए थे। फिर हौले से मुस्कुराकर उनकी जानिब देखा, उनके हाथों पर हाथ रखे। आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मम्मी, बस आपके पास रहना है। उसके मोहब्बत से लबरेज लहजे, आंखों में अलकोरे लेते मीठे पानी ने उन्हें गुम कर दिया। वो साकित उसकी मोहब्बत उसके चेहरे पर देखती रही। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके हाथ चूमकर उन्हें पर अपना सर रख लिया। गुलनाज के दिल को कुछ हुआ। पहली बार, शायद पहली बार ममता ने सर उठाया, सर झुकाकर उसे देखा जो उनके हाथों पर चेहरा टिकाया। मोहब्बत निछावर कर रही थी। उसके दिल में कैसे उनके लिए इतनी मोहब्बत थी, जबकि उन्होंने तो कभी ये मोहब्बत नहीं दिखाई थी। एक अजीब कश्मकश थी जिसने गुलनाज को उस लम्हे घेर रखा था। कहीं हो उसके साथ वो ज्यादती तो नहीं कर रही। वो छोटी बच्ची कैसे उस मरीज ज़ेनियत के साथ रहेगी जिससे वो खुद दूर रहती थी। उन तीनों के पास अब 7-7 लोगों की टीम्स बन चुकी थी। सभी टीमों में बेहतरीन लड़के लड़कियां मौजूद थे। अशी जॉनिता की टीम में शामिल थी। वो उसकी आवाज़ की अभी से दिलदादा बन चुकी थी। ये छोटी सी लड़की उसे एक मिस्ट्री लगती थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों में बिना कोई तासुर लिए वो मुकाबले को चंद पल के लिए साकित कर देती थी। जो चीज़ सबसे अहम थी उसकी शख्सियत में, वो उसकी सादगी और मासूमियत थी। ऐसा लगता था बड़े गेटअप की लड़की का उसने खुद पर मसनूई खौल तारी किया हुआ है। वो हकीकत में बुरी नहीं लगती थी। बेधड़क वो सबके सामने चर्च और हीरोइन से भरे सिगरेट पीती थी। उस दिन वो सब क्लब में मौजूद थे। 2 दिन पहले सब लड़के और लड़कियां ने शानदार परफॉर्मेंस दी थी। ये हफ्ता इस सब का इकट्ठे आखिरी हफ्ता था, क्योंकि इस हफ्ते के आखिर में वोटिंग की बदौलत किसी एक को एलिमिनेट होना था। फिर वो सब साथ ना हो सकते और अगले दिन इस सब की बहुत सी अहम परफॉर्मेंस थी। लिहाजा सब बच्चों के एंजॉयमेंट का ख्याल करते कंटेस्टेंट की इंतज़ामिया ने उन्हें वो रात हैंग आउट की रात दी थी, ताकि वो इतने टेंस माहौल से निकलकर कुछ देर इंजॉय कर सके। जिस होटल में उन सबका क्याम था, उसी होटल का क्लब बेसमेंट में था। वो सब वहीं मौजूद थे। फरजाद काफ़ी देर से जॉनिता से बातें करने के साथ साथ अशी को देख रहा था, जो पहले तो डांस फ्लोर पर मौजूद थी। वहाँ से उतरकर वो एक कोने की मेज़ पर बैठी। पहले तो वो आम सिगरेट पीती रही। एकदम उसने पॉकेट से एक पुड़िया निकाली। उससे पहले कि वो उससे हीरोइन को अपनी नाक के जरिए अंदर लेकर जाती, फरजाद उसके सर पर पहुँच चुका था। नहायत आराम से उसने उसकी हथेली से वो पुड़िया उठाई। अशी ने चौंक कर पुड़िया उठाने वाले को देखा। फरजाद सर को देखकर वो लम्हा भर के लिए चौंकी, मगर फिर फ़ौरन हाथ गिराकर दूसरी जानिब चेहरा मोड़ा। कल तुम्हारी काफ़ी अहम परफॉर्मेंस है। उसके करीब कुर्सी खींचकर बैठते उसने जैसे उसे बावर करवाया। आई कैन मैनेज, रखाई से उसे जवाब दिया। बट आई वॉन्ट मैनेज दिस सिलीनेस। उसकी रखाई का जवाब उसने उतने ही नरम लहजे में दिया। मैं भी कुछ मज़ीद एपिसोड्स में तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। आहिस्ता से उसकी जानिब झुकते सरगोशी से ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा। अशी ने कुछ हैरान होकर उसका चेहरा देखा। जहाँ एक नरम सी मुस्कुराहट थी, वही मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए। वो वहाँ से उठा, हौले से उसका सर थपथपाया। वो कितने ही लम्हे खामोश उसे वहाँ से दूर जाता देखती रही। बहुत अरसे बाद किसी ने बिना गर्ज उसे किसी गलत काम से मना किया था। चंद आंसू उसकी आंखों में झिलमिलाए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से उसने बाहर आने से रोका। उस हाथ का लम्स बेहद बेज़रर था, जिसमें कोई गलत इरादा, कोई गलत नीयत नहीं थी। सर झटक कर वो फिर से सामने फ्लोर पर डांस करते अपने फेलोज़ को देखने लगी। सर, कल आपको मुल्क के मशहूर बिजनेसमैन की बेटी के साथ कैफ़े में देखा गया है। वो जो गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंचा था। स्टूडियो के बाहर सहाफ़ियों का रश देखकर पहले तो चौंका, फिर यही सोचा कि वैसे ही मौजूद होंगे किसी न किसी के लिए। वो वहाँ अक्सर ही मौजूद रहते थे, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि आज उससे पूछगछ होगी। उनके सवालों की बौछार पर वो चंद लम्हों के लिए गुम रह गया। किसकी बात कर रहे हैं आप और कब? नहायत अनजान बनते वो उन्हीं से सवाल करने लग गया। सर, कल शाम सफारी रेस्टोरेंट में। लगता है आज आपने अखबार नहीं देखा, आपकी तो तस्वीर भी छप चुकी हैं। एक सहाफ़ी की बात पर उसके चेहरे का रंग लम्हा भर के लिए बदला, फिर फ़ौरन ही उसने खुद पर काबू पाया। रचना मैडम की बात कर रहे हैं। वो मेरी यूनी फेलो रह चुकी हैं। बहुत अरसे बाद उन्हें मेरे इस करियर में आने का मालूम हुआ। इसी खुशी में उन्हें ट्रीट दी थी। हर ताल्लुक वो ही नहीं होता जैसा आपके कैमरे की आंख देखे। नरम तासुर लिए उसने बड़े सुकून से उन सबको मायूस किया। मगर सर, हमें चंद ज़राए से मालूम हुआ है कि आप उनसे शादी करना चाहते थे, तो क्या वजह है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका? एक और नामी गिरामी सहाफ़ी ने सवाल करके गोया उससे मुश्किल में डालने की कोशिश की। अरे यार, उसी अहम ज़राए से पूछ भी लेते जिसने इतनी पते की बात तुम्हें बताई। मेरे से ज़्यादा तसल्ली बख्श तुम्हें जवाब देता। अभी तो मुझे अंदर जाने दो, अगली बार इस ज़राए से पूरी मालूमात लेकर आना। गर्दन को हल्का सा खम देकर, मुस्कुराते हुए, बड़ा भरपूर तंज करके वो अंदर की जानी बढ़ चुका था। उसकी अब तक कोई कमज़ोरी कभी मीडिया के सामने नहीं आ सकी थी। उसे ख्याल नहीं रहा था कि अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है, इसीलिए यूँ वो किसी से भी मिल नहीं सकता। अगली बार उसे बहुत एहतियात करनी थी।
रात में मुनीर के आते गुलनाज ने उन्हें मायशा की रजामंदी की खुशखबरी सुनाई। वो उल्टे पैरों जुनैद के कमरे की जानिब बढ़े। यस, दरवाज़ा नॉक करने पर जुनैद की आवाज़ सुनते ही वो अंदर दाखिल हुए। कैसे हो बेटा? बाप बेटे वाली उनमें कोई बात नहीं थी। वो बेशुमार अपने बाप को औरतों के साथ बहुत बुरे हालों में देख चुका था। उसके नज़दीक वो उसका बाप नहीं था, जिसकी आंखों में शर्म और हया नहीं थी, औलाद की रत्ती भर भी मोहब्बत नहीं थी। ठीक, वो स्टडी टेबल पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन्हें अंदर आते देखकर वो वापस अपने लैपटॉप की जानिब मुतवज्जो हो चुका था। जी सुन रहा हूँ। उसे मसरूफ़ देखकर मुनीर ने गोया अपने आने की वजह बयान की। मैं तुम्हारी शादी तय कर चुका हूँ। उन्होंने उससे पूछा नहीं था, महज इत्तला दी थी। बाप की बात पर उसके कीबोर्ड पर हाथ थमे, चटके से गर्दन मोड़कर उनकी जानिब देखा। उनके इत्मीनान में फ़र्क नहीं आया। वो गुस्से से उठकर उनके मुकाबिल आया। वो जो समझे थे कि उससे कोई मसला नहीं होगा, उसके तेवर देखकर चौंके। किस हैसियत से वो उनके मद्दे मुकाबिल आता, गुस्से से बोला, बाप हूँ तुम्हारा। उन्होंने भी लिहाज नहीं किया। अच्छा, कब से आपको यह एहसास हुआ? वो इस्तज़ाइया मुस्कुराते बोला, मेरे ही पैसों पर पल रहे हो। एहसास ना होता तो आज खुद कमाते और खाते। वो इनकारा भरकर बोले। बहरहाल, मायशा से कल तुम्हारा निकाह और कल ही रात में तुम उससे अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाओगे। तुम दोनों की शादी मेरी जिम्मेदारी है, वो मुझे पूरी करनी है। उनके हुक्म पर वो हैरान रह गया। वो स्कूल गर्ल किस कदर बेवकूफ़ सी है वो। एकदम उसे मायशा का सरापा याद आया। हंग शक्ल ये, वो हमेशा उससे मिली थी। तो तुम कहाँ की अफलातून हो? उन्होंने टेढ़ी नज़र उस पर डाली। मेरी स्टडीज़। उसने एक और एतराज़ उठाया। तुम्हें छोड़ने का नहीं कहा, साथ साथ पढ़ते रहना। उन्होंने उसके एक और एतराज़ को रद्द किया। आपको इतनी जल्दी क्या है? वो फिर से एक और एतराज़ कर बैठा। मगर हमेशा की तरह वो जानता था उसके बाप ने सोच लिया है तो करेगा वो अपनी, जैसे अब तक वो करता है। उनके दोस्तों से लेकर उनकी स्टडीज़ तक पर उन्हीं की मर्ज़ी चलती थी। कल शाम 6 बजे तैयार रहना, अपना सामान भी पैक कर लेना। तुम्हारी एक जगह जॉब की भी बात कर ली है। अब से तुम और वो लड़की तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो तो जैसे सब तय करके आए थे, उसी तहकुमाना अंदाज में सब कहकर वो जा चुके थे। वो जानता था वो किसी काबिल नहीं कि अपने बाप की मर्ज़ी के खिलाफ जाता। अब तक उनका सब खर्चा उन्होंने ही उठा रखा था। शायद अब वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उन्हें भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, इसीलिए अब उन्हें यहाँ वहाँ करना चाहते थे। वो बेबस था। माँ की वफ़ात के बाद से वो इतना खुद में गुम हो चुका था कि मुनीर जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करते जाते वो खामोश रहता था, कभी एतराज़ नहीं करता था। आज पहली बार यूँ एतराज़ कर रहा था। ये ज़िंदगी तो जैसी थी वो वैसी उसने गुजार ली थी, मगर अपनी ज़िंदगी में आने वाली का फ़ैसला वो खुद करना चाहता था। शायद उसके बाप को मालूम हो गया था कि वो एक यहूदी लड़की को पसंद करने लगा था और वो पसंद अब मोहब्बत में बदल गई थी। तो क्या डैडी यूनी में भी मेरा पता करवाते फिरते हैं? वो खुद से मुखातिब हुआ था। बहरहाल वो उस लड़की से कभी दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। ये फैसला तो उसने कर लिया था और जहाँ तक रही ये छोटी सी बच्ची, तो उसे डरा धमका कर वो सीधा कर देगा। वो खामोशी से अब अगला लायामल तय कर रहा था। साथ ही साथ दराज से वो ड्रग्स निकाल कर वो सूंघने लगा जो उसे सुकून देती थी। कैसे हो बेटा? जल्दी आ गए आज। वो अभी थोड़ी देर पहले स्टूडियो से वापस आया था। लाउंज में ही उसे सालिया बेगम बैठी नजर आई, वो भी थका थका सा। उनके पास ही कारपेट पर बैठते सोफे पर बैठी माँ के घुटनों पर सर रखा। उन्होंने मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां फेरी। बस काम जल्दी ख़त्म हो गया। जो सिंगर थी उसके घर इमरजेंसी हो गई तो वो चली गई। मेरे भी सर में दर्द थी तो बस मैं वापस आ गया। उनके सवाल का उसने खासा तफसीली जवाब दिया। कुछ देर पहले आ जाते तो कामरान लगारी से मिल लेते। उनकी बात पर उसने चौंक कर आंखें खोली। कामरान लगारी? उसने मुड़कर माँ को सवालिया नज़रों से देखा। हाँ बेटे, उसकी शादी अगले हफ्ते। शादी का कार्ड देने आया था। मैंने कहा भी बैठ जाओ। बड़ी मुश्किल से चाय पी, फिर फ़ौरन ही निकल खड़ा हुआ। कह रहा था तुम्हें फ़ोन भी कर देगा। उनकी बात पर एकदम आंखों में कुछ ख्वाब टूटने की किरचियाँ चुभी। जलन बहुत शदीद थी। अच्छी बात है। आंखें मूंद कर वापस पहले की पोजीशन में चला गया। उसने मोहब्बत की थी, बेगर्ज मोहब्बत। तकलीफ़ तो उसे ही होनी थी, गहरी, बेहद गहरी तकलीफ़। माँ मेरे सर में तेल लगाकर मसाज कर दें, मैं कुछ देर गहरी नींद सोना चाहता हूँ। फाजी क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? माँ थी, औलाद की तकलीफ़ समझ गई, मगर तकलीफ़ के पीछे क्या वजह थी उससे अनजान थी। कुछ नहीं माँ, बस काम का लोड ज़्यादा है, बस इसीलिए सर में दर्द है। आप मसाज कर देंगी तो ठीक हो जाएगा। उनके हाथ थमाक कर मोहब्बत से चूमे। बेटा मैं तो कहती हूँ फ़ाइका के साथ साथ तुम्हारी भी शादी करके मैं अपने फ़र्ज़ को अदा कर दूँगी। कोई अच्छी लड़की आ जाएगी तो तुम्हें भी संभाल लेगी। उनकी फ़िक्र पर उसके चेहरे पर तकलीफ़ दे मुस्कुराहट बिखरी। ऐसी तो शायद ही कोई हो, बेहद आहिस्ता से जवाब दिया, जो वो सोफ़े से उठते बामुश्किल सुन पाई।
मोहब्बत भी उसी ने की थी, फ़ैसला भी उसी ने किया था, तो दर्द भी उससे ही सहना था। मगर वो मुतमईन था ये सोच कर कि वो रचना का मोहब्बत में बुरा रूप देखने से बच जाएगा। वो जुदाई बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपनी मोहब्बत की नाकदरी नहीं, जो वो किसी हद तक रचना के लहजे और आंखों में देख चुका था। उस शाम वो बाप के कहने के मुताबिक अपना सामान पैक करके लाउंज में तैयार बैठा था। कुछ ही देर में उसका निकाह होने वाला था, एक अनचाहे वजूद से। तुमने डैडी को मना क्यों नहीं किया? जवाद गुस्से में भरा बैठा था। उसे ये रिश्ता कतई मुनासिब नहीं लगा था। वो बहुत छोटी है तुमसे। वो फिर से भाई को समझा रहा था। वो जानता था कि जुनैद को फ़र्ज पड़ते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि वो नशे का आदी है जिससे उसका बाप वाकिफ़ था। उसे कुछ अर्सा रिहेबिलिटेशन सेंटर भी भेजा। कुछ अरसा बेहतरी रही, मगर वो कैसे फिर से इस नशे का आदी हो गया कोई नहीं जानता था। सब बेकार है और तुम फिक्र मत करो, ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। उसकी कभी अपने भाई से भी दोस्ती नहीं रही थी। वो दोनों बिल्कुल अलग थे। उस लम्हे भी वो उसे झिड़क गया। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, उस बच्ची की भी ज़िंदगी है जो तुम्हें झेलेगी। क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? स्टैंड लो अपने लिए। वो उसे उकसा रहा था। जब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तो फिर किसी भी XYZ की होती रहे, मुझे गर्ज नहीं। इससे पहले कि उनमें मज़ीद कोई और बात होती, मुनीर निकाहनामा लिए उसके करीब बैठ गए। जवाद तलमला कर रह गया। उसने खामोशी से निकाहनामे पर साइन कर दिया। ना दिल में कोई जज्बात थे, ना कोई और गर्ज। उसी खामोशी से उसने अपने निकाह का खाना खाया। कुछ देर बाद मायशा भी अपना सामान लिए उसके हमरा गाड़ी में बैठी, उसके साथ जाने को तैयार थी। ड्राइव करते उसने एक सरसरी निगाह उसके सरापे पर डाली, जो मैरून रंग के हल्के काम वाले कपड़ों पर डार्क मैरूनी लॉन्ग कोट पहने, सर को स्कार्फ से ढके, मुंह दूसरी जानिब किए सू कर रही थी। उसका दिल किया उसका गला दबा दे, जिसकी वजह से वो अपने घर से दरबदर हो रहा था। आवाज़ बंद करो अपनी। मायशा के कान के करीब किसी की घराहट सुनाई दी। वो सहम कर खामोश हो गई। माँ ने उसे निकलने से पहले काफ़ी कुछ समझाया था, जिसमें सबसे अहम बात जुनैद की हाँ में हाँ मिलानी है। फ्लैट की बिल्डिंग में गाड़ी खड़ी करके वो अपना सामान निकाल कर साइड पर हुआ। मायशा ने खुद अपने बैग्स और सूटकेस उठा रखे थे। शुक्र था कि वो लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर गया था, वरना वो तो सीढ़ियों में ही बेहोश हो जाती। फ्लैट में दाखिल होते ही वो अपना सामान लिए उसके पीछे पीछे चलती उसी के रूम में आए। जहन तो अभी से मुंतशिर था कि उसे अब जुनैद के साथ रूम शेयर करना होगा। किधर? उसे अपने पीछे सामान उठाए अंदर आता देखकर वो तकरीबन धाड़ा। वो आपका और मेरा रूम अब एक ही है ना? उसके धारने पर वो गोया उछल पड़ी। हकलाते उसे जवाब दिया। वो सामान ज़ोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन पर रखते खतरनाक तेवर लिए एक ही जस्त में उस तक पहुंचा। किसी खुशफहमी में मत रहना। जिस लिस्ट के लिए तुम यहाँ आई हो वैसा ही कुछ भी नहीं दूंगा। यू सिक लस्टी गर्ल। मायशा को उसके अल्फाज खंजर की धार की तरह लगे। वो उस गंदे लफ्ज़ का मतलब इस माहौल में रहकर कुछ समझती थी। मैं आपकी बीवी। वो फिर से बोली। बाजुओं में जुनैद के हाथों की गिरफ्त, सख्त गिरफ्त से शदीद दर्द उठ रही थी। कुछ नहीं हो तुम मेरी, यू ब्लडी पिच। कुछ नहीं हो, सिर्फ एक गंद हो जिसे मुझे बर्दाश्त करना है। तुम देखना, जल्दी ही तुम्हें निकाल बाहर करूँगा यहाँ से। मुसीबत गुस्से से उसके माथे और गर्दन की रगें तनी हुई थी। एक झटके से उसे छोड़कर बाहर निकला। 2 बेड का फ्लैट उन दोनों के लिए काफ़ी था। दूसरे कमरे में जाकर जायज़ा लिया। एक सिंगल बेड वहाँ भी मौजूद था। वापस अपने कमरे में आकर फिर से उसका हाथ थामकर उसे दूसरे कमरे में लाया। ये तुम्हारा कमरा है, आइंदा मेरे रूम में कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। गुस्से से उसे वार्न करके आखिर में उसके शॉल में ढके बालों को एक मुट्ठी में भींचकर उसके सर को झटका दिया। वो बेचारी कराह कर रह गई। अपने काम से काम रखना, वरना वो हशर करूँगा कि सोच है तुम्हारी। फिर से उसे धमकाकर अपने कमरे में जाकर उसका सामान बाहर फेंका और दरवाज़ा धार से बंद किया। वो रोते रोते फिर से दिल थाम कर रह गया। आंसू साफ करते अपना सामान घसीट कर उसी कमरे में आई जहाँ तक वो उसे महदूद कर गया था। सामान सेट करते अगले दिन स्कूल जाने की तैयारी करने लगे। जवान ने उसे मोबाइल ला दिया था और साथ ताकीद कर दी थी कि वो रोज़ाना अपनी यूनी जाते उसे पिक कर लेगा और वापस उसकी स्कूल बस उसे फ्लैट के बाहरी स्टॉप पर छोड़ जाएगी। उसने शुक्र किया था कि कोई तो उसकी मदद करने वाला वहाँ मौजूद था। उसे तो मालूम भी नहीं था ये रिश्ता क्या होता है। बस माँ ने बताया था कि अब से वो उसका शौहर है। वो यही जानती थी कि शादी हो जाए तो मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं, अगर उनकी उसके माँ बाप की तरह लड़ाई ना हो तो। बस इससे आगे उसे कुछ मालूम नहीं था। इस रिश्ते की नज़ाकतें, उसमें छुपी चाहत, मोहब्बत, वो इन सब से अनजान थी। उसे तो बस अपनी माँ के करीब रहना था, चाहे एक जगह ना रहे। मगर उसके लिए ये एहसास भी बहुत था कि उससे कुछ दूर के इलाके में उसकी माँ रहती है, जिससे जब दिल चाहे वो मिल सकती है। यही उसके लिए बहुत था। मगर जुनैद के साथ रहते उसके साथ क्या क्या होने वाला था वो अनजान थी।
आज आप सभी जानते हैं कि आज की परफॉर्मेंस के बाद से वोटिंग लाइंस बंद हो जाएंगी। सो आपकी आज की परफॉर्मेंस आपके अगले हफ्ते यहाँ होने ना होने में अहम किरदार अदा करेंगी। तो आज आपको अपना बेस्ट देना है। तो आप सब रेडी हैं? कंपेयरिंग सब कंटेस्टेंट को पावर करवा रहा था। अशी ने एक गहरा सांस लिया। तो आज सबसे पहले जो स्टेज पर आएंगी उन सब की आवाज़ के जादू से आप सभी वाकिफ़ हैं। वो कोई फोक गाना गाती हैं तो भी उसमें जान डाल देती हैं, और कोई रॉक गाती है तो अपनी आवाज़ को उसी के मुताबिक कर लेती हैं। उन्हें अगर वर्सटाइल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो भी उर्दू और पंजाबी गाने गाती हैं उन्हें समझ में बहुत कम आते हैं, मगर वो इस गाने की रूह के साथ बहुत पूरी तरह इंसाफ करती हैं। हाँ जी, तो आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं अशी रहमान की। बहुत सी तालियों में अशी प्लीज़ स्टेज पर आइए। कंपेयर ने बहुत से तारीफ़ी कलमात के साथ उसे स्टेज पर आने की दावत दी। वो आज भी वेस्टर्न हुलिये में ही थी, जीन्स की जैकेट और जीन्स की ही कैपरी पहने, बालों को पोनी में जकड़े अपने अजीब से हुलिये में वो स्टेज संभाल चुकी थी। जजेस की जानिब देखते गाने की इजाज़त चाही। उनके सर हिलाते ही वो आंखें बंद कर चुकी थी। वो गाने के दौरान बहुत कम आंखें खोलती थी। शायद उस लम्हे वो दुनिया से कट जाना चाहती थी। खुद में गुम मस्त सी अशी की यही अदा लोगों को भा गई थी कि वो धड़ाधड़ उसके लिए वोट करते थे। तुम नहीं तो क्या चल रहा हूँ मैं, खुश नहीं तो क्या चल रहा हूँ मैं, फासले तो तू क्या गिन रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ मैं, ढल रहा हूँ मैं, धूप है तो क्या चल रहा हूँ मैं, दर्द है तो क्या सह रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ मैं, जल रहा हूँ मैं, चल रहा हूँ मैं। उसकी पुरसोज आवाज़ में समा बांध दिया था। फरजाद ने भी आंखें बंद कर ली थी। अजीब दर्द था उसकी आवाज़ में। रात जल रही, राख दिन हुए, अनजाने में हम जलते ही रहे। रात जल रही, तुम कहाँ गए, जल रहा हूँ मैं, ढल रहा हूँ मैं, जल रहा हूँ मैं, तुम नहीं यहाँ, कुछ नहीं हूँ मैं। उसके ऊंचे सुर के साथ मेल खाती ड्रमिंग और म्यूज़िक तीनों की आवाज़ ने पूरे हॉल को जकड़ लिया था। गाना ख़त्म होने तक सभी अपनी सीट्स पर खड़े हो चुके थे, जजेस समेत। जैसे उसने गाना ख़त्म करके आंखें खोली, सभी उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। कंपेयर भी स्टेज पर आ चुका था। वाओ वाओ अशी, आपने तो सबको जलाकर रख दिया। क्या गाना गाया है। तालियों की गूंज बामुश्किल थमी। जॉनीता भागती हुई स्टेज पर आई, मोहब्बत से उसे खुद से लिपटाया। उसके तो आंसू निकल आए। आपने सभी को इमोशनल कर दिया। वो देखिए आपके फेलोज़ भी आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। कंपेयर ने उसकी तवज्जो बाएं जानिब दिलाई, जहां वाकई बहुत सी लड़कियां आंसू साफ कर रही थी। चलिए जजेस से आपकी अब की परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं। भाई क्या गाती हो तुम, सहर बांध देती हो, इतना सोज कैसे आया आवाज़ में। जॉनीता उससे मुतासिर होती हैरत से उसे देखती उसकी तारीफ़ कर रही थी। कहीं प्यार व्यार तो नहीं कर बैठी आप। जैक ने खुश दिली से उसे छेड़ा। सभी हंस पड़े, मगर फरजाद खामोश उस सवाल पर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। जो दर्द उसकी आंखों में था वो उस दर्द से अनजान नहीं था। वो तो खुद उस राह का मुसाफिर रह चुका था, कैसे न जानता। बहुत कमाल। अल्फाज का मतलब आपको समझ नहीं आता, जो समझ आ जाए तो हमें तो कहीं नीचे छोड़ जाएंगे आप। बेहद ज़बरदस्त। जैक ने खुले दिल से ताली बजाते उसकी हौसला अफजाई की। जी सर, आप क्या कहेंगे। अब कंपेयर का रुख फरजाद की जानिब था। सभी कुछ तो इन्होंने कह दिया, हमारे कहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इनकी आवाज़ और लोगों की पसंदीदगी ही इस बात का सबूत है। उसने ऑडियंस की जानिब इशारा करते हुए कहा। इस गाने की कॉम्पोजिशन में तो आप भी शामिल थे। कंपेयर की आवाज़ पर वो हौले से मुस्कुराया। इन्होंने इस कंपोजिशन के साथ मुकम्मल इंसाफ किया। उसने मुस्कुराकर थम्स अप का इशारा किया। थैंक यू सर। अशी ने एक नज़र उसे देखकर शुक्रिया कहा। हमने सुना आपका निकनेम अशी है, तो आपका असल नेम क्या है। कंपेयर ने उसे अभी वही रोके रखा। मुझे अपने निकनेम से ज़्यादा मोहब्बत है, असल को मैं याद नहीं रखना चाहती। उसके इस कदर गैर मुतवक्को जवाब ने सभी को पल भर के लिए गुम कर दिया। चलिए, आपका निकनेम भी बेहद प्यारा है, बेस्ट ऑफ लक। कंपेयर ने एकदम बात संभाली।
अभी वो सब आज के एपिसोड ख़त्म होने के बाद स्टेज के पीछे खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। वो आज भी एक कोने में खामोश बैठी थी। वो कभी भी उन सब में घुल मिल के नहीं रहती थी। फरजाद की ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलते उसकी जानिब नज़र गई, जो यकीनन सिगरेट पीने के लिए अपनी जैकेट की जेबें टटोल रही थी। उसकी हरकत पर उसने लब खींचकर उसकी जानिब कदम बढ़ाए। वो जो अपनी पॉकेट में हाथ डाले कुछ देख रही थी। एकदम किसी के करीब आते, फिर अपना बाजू पकड़कर उठाते हैरत से आने वाले की जुर्रत को देखा। इससे पहले कि वो कोई मज़ाहमत करती, फरजाद को देखकर लम्हा भर को जहाँ की तहाँ रह गई। वो खामोशी से उससे लिए कॉरिडोर से बाहर ले आया। एक जानिब चलते स्विमिंग पूल के पास आकर उसने उसका बाजू छोड़ा। एकदम उसके मद्दे मुकाबिल खड़े होते सीने पर हाथ बांधे पूल की रोशनी में उसका घबराया चेहरा देखा, जो अब आंखों में हल्का सा खौफ लिए उसे देख रही थी। खुद का इश्तिहार कभी नहीं लगाते, ख़ास तौर से इस मीडिया की चकाचौंध के सामने तो बिल्कुल नहीं। उसकी बात पर खौफ की जगह नासमझी ने आंखों को घेरे में लिया। वो नाफहम तासुरात लिए उसे देख रही थी। हमारी ज़ाती ज़िंदगी इस मीडिया के सामने एक राज ही रहनी चाहिए। जिस दिन इस राज से पर्दा उठ गया, उस दिन ये हमारे बारे में वो कुछ नशर करके हमारी ज़ात को बेमोल कर देते हैं कि हम खुद से भी नज़र नहीं मिला पाते। एक ज़रा सा अल्फाज का गलत चुनाव हमारी ज़ात इस दुनिया के सामने खोल के रख देता है। तुम जिस दिन से इस मीडिया के सामने आई हो, याद रखो अब एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो, और पब्लिक प्रॉपर्टी पर कीचड़ उछालने के लिए यहाँ लोग हम वक्त तैयार रहते हैं। तुम्हारी क्या असलियत है? तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी इस ड्रग्स लेने के पीछे क्या राज और वजूहात हैं? कभी इस मीडिया के सामने गलती से भी ज़ाहिर मत करना, वरना ये तुम्हें निकल लेंगे और तुम फड़फड़ा कर रह जाओगी। यहाँ से यहाँ लाने में ये सेकंड लगाएंगे। उसने आसमान से ज़मीन की जानिब इशारा किया। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? और मैं तो बस इसी शो में आई हूँ। इससे पहले कहाँ लोग मुझे जानते थे, और शायद इसके बाद भी कोई ना जाने। उसकी आंखों में देखती वो उलझ कर सवाल कर गई, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो ठोकरें मैंने खाई उनसे कोई और गुजरे। खुद को संभाल कर चलना सीखो, और आजकल के दौर में बार बार कैमरे के आगे आना ज़रूरी नहीं। एक एपी से ही तुम इस बुलंदी तक पहुंच गई हो, और तुम्हें अभी बहुत ऊपर जाना है। ये प्लेटफॉर्म सीढ़ी का पहला कदम है। उसका कंधा थपक वो वहाँ से जा चुका था। उसकी मबहम बातों का मफहूम अभी भी उसे समझ नहीं आ सका था। सिगरेट सुलगाते उसने हर सोच को सर झटक कर खुद से दूर फेंका। ब्लैक सूट पहने, बालों को जेल से सेट किए, शीशे में नाकदाना निगाहों से अपना जायज़ा ले रहा था। उसे इस दुनिया को मुतमईन करना था, और शायद खुद को भी, कि इस फैसले से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद हाथों में बुके लिए वो हॉल में मौजूद था। उस लम्हे वो कामरान लखारी का मेहमान था, जो उसकी शादी पर उसे मुबारकबाद देने आया था। उसके हॉल में दाखिल होते बहुत से कैमरों का रुख उसकी जानिब हो चुका था, और बहुत से लोग भी उसे घेरे में ले चुके थे। कुछ उसके फैंस और बहुत से मीडिया के परस्तार थे। सबसे मिलते मिलाते वो बहुत बेतासुर चेहरे और आंखों में अजनबियत लिए स्टेज की जानिब बढ़ा। उसकी नज़रें सिर्फ कामरान लघारी पर मरकूज थी। सुर्ख लहंगे में दुल्हनों का सा रूप मखसूस रूप लिए मुस्कुराती हुई रचना पर उसने एक गलत निगाह भी न डाली। जो आंखों में हैरत समोई उसे वहाँ देख रही थी, वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो यहाँ आज के दिन मौजूद होगा। बहुत मुबारक हो। वो कामरान से हाथ मिलाते खुश दिली से मुस्कुराते हुए बोला, बहुत शुक्रिया, आप मेरे कहने पर यहाँ आए। न जाने क्यों उसके दिल में चंद दिन पहले उसकी और रचना की तस्वीर और स्कैंडल देखकर जो एक कदरवत दिल में आई थी, वो उस लम्हे दूर हो गई थी। उनकी मुलाकात एक बार ही हुई थी, मगर सिर्फ इस खबर को पढ़ने के बाद उसने आज फरजाद हबीब को अपनी शादी में मदऊ किया था, ताकि जान सके क्या उनके बीच कुछ था या नहीं। वो कामरान के उस शख्स से भी वाकिफ़ हो चुका था। आखिर एक ही मुलाकात में उनमें कोई ऐसी दोस्ती नहीं बन गई थी जिसकी बिना पर वो उसे अपनी शादी पर बुलाता। वो जान गया था कि वो क्या देखना चाहता था, और वो वही दिखाने वहाँ आया था। कैसी हो रचना? बहुत बहुत मुबारक हो। कामरान लघारी को मुबारक देने के बाद उसका रुख अब रचना की जानिब हुआ। मुस्कुराते हुए उसे मुबारक दी। जो गुंग उसे देख रही थी, वह मुश्किल मुस्कुराई। तुमने तो शादी में बुलाया नहीं। वो तो भला हो कामरान का, इन्होंने बुला लिया। बुके उसे थमाते वो इस कदर खुश इखलाकी से पेश आ रहा था जैसे उनके बीच दोस्ती के सिवा कुछ कभी था ही नहीं। सॉरी फरजाद, बस इतनी जल्दी सब हुआ कि यूनी के बहुत से दोस्त मिस हो गए। वो भी शायद खुद पर काबू पा चुकी थी। कामरान की जानिब एक नज़र की, जो बहुत गौर से उसके तासुरात देख रहा था। उसे खुद को संभालना पड़ा। अरे, शिकवा करने का मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था। खैर, कोई गिफ्ट मैं ला नहीं सका तो प्लीज़ मेरी तरफ से ये रख लो। एक लिफाफा उन दोनों की जानिब बढ़ाया। अरे, इसकी क्या ज़रूरत थी? अब आ गए, आप आ गए, यही बहुत था। कामरान ने लेने से इनकार किया। शादी पे ऐसे तकल्लुफ़ात नहीं करते। पकड़ो। हैव अ ब्लेस्ड लाइफ।
उन्हें विश करते स्टेज से उतर गया। मुड़ते साथ ही उसके चेहरे से मुस्कुराहट सेकंड्स में मफकूद हुई। भीड़ में अपने जज्बात पर काबू पाना किस कदर मुश्किल होता है, ये कोई उस लम्हे फरजाद हबीब से पूछता। कुछ देर वहाँ रुककर वो बिना कुछ खाए वहाँ से जा चुका था। उसका मकसद पूरा हो गया था। उसने अपनी मोहब्बत को चौक की ज़ीनत बनने से बचा लिया था। वो अपने राज़ों को दुनिया से राज ही रखना चाहता था। वो रचना को अपना साथ तो नहीं दे सका था, मगर अपने साथ जुड़े उसके रिश्ते को दर्दनाक बनाने से आज बचा लिया था। वो अपनी मोहब्बत के लिए इतना तो कर ही सकता था। उसने बड़े गौर से उसका मुहतरम चेहरा देखा था। स्कूल यूनिफॉर्म पहने वो खामोशी से उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। हालांकि वो ऐसे खामोश रहने वाली नहीं थी, वो तो बड़ी शौक से थी। हाँ, उसने अपने अलावा उसे बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं देखा था। शायद इसकी वजह ये थी कि उसने उसे स्पेस दी थी, तवज्जो दी थी, और वो अपने असल रंग को उससे छुपा नहीं सकी थी। कैसी हो? गाड़ी स्टार्ट करते उसने गर्दन सामने की जानिब मोड़ते संजीदगी से सवाल किया। ठीक हूँ। मम्मी ठीक है? उसकी बात पर जवाब नहीं, यकदम आंखें मीची। क्यों, तुम्हें उस खुदगर्ज औरत की खुदगर्जी नज़र नहीं आती? वो गुलनाज से कभी चिढ़ा नहीं था, बस उसे अपने बाप की बीवी की हैसियत देता था। मगर वो हैरान था कि वो कैसी माँ थी जिसने अपनी बेटी को जानते बूझते कुएं में धकेल दिया था। उनका अंदाज मायशा के साथ इंतहा लिया दिया था। कई बार उसे शक गुजरता कि आया ये उनकी बेटी है भी कि नहीं। ऐसे तो मत कहें भाई, वो मजबूर है। अगर ऐसा ना करती तो शायद आपके डैडी और उनका रिलेशन ख़राब हो जाता। वो जवाद की रजामंदी से ही उसे भाई कहती थी, और वो भी शायद उसे बहन का दर्जा दे चुका था। अपना भाई तो कभी उसे अपना लगा ना था। न जाने अल्लाह ने कहाँ से उसे बहन बनाकर उसकी महरूमी को पूरा करने के लिए भेज दिया था। तुम्हें कब अकल आएगी? वो गुस्से से भरा बैठा था। कुछ कहा तो नहीं जुनैद ने तुम्हें? वो बहुत खुलकर उससे उनके ताल्लुकात की बात नहीं कर सकता था, लिहाजा ढके छुपे अंदाज में पूछा। अव्वल तो उसे पता था कि उसे मियाँ बीवी के रिश्ते की नज़ाकत मालूम ही नहीं होगी, और उसका अंदाज़ा सही भी था। वो तो बहुत चीखते हैं, इतना गुस्सा करते हैं। कल रात का मंजर याद करते उसने झुरझुरी लेते उसे कल रात की सारी रुदात बताई। जवान ने बेख्तियार शुक्र किया कि जुनैद ने उस मासूम की मासूमियत नहीं छीनी थी। अच्छा किया उसने, उसे मुँह लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बल्कि कोशिश करना जब वो घर पे हो तो तुम अपने कमरे तक महदूद हो, और अगर वो कुछ भी गलत करने की कोशिश करे मुझे कॉल कर देना। तुम समझ रही हो मेरी बात? उसने फिर हिचकिचाते कहा। वो ड्रग्स लेता है और शायद शराब भी पीता है। इससे ज़्यादा वो उस लड़की को इन सब बातों से अनजान नहीं रख सकता था। कल रात ही उसने सोच लिया था कि वो मायशा को जुनैद के बारे में सब सच सच बता देगा, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में संजीदगी से सोचे। जो भी था वो उसे बेहद अजीज़ हो चुकी थी। मायशा का तो ये सुनते ही मुंह हैरत से खुल चुका था। मुंह बंद करो। वो अपनी हैरत का इजहार हमेशा खुलकर करती थी और मुंह खोल कर करती थी। उसे सर्जनिश की मायशा का मुंह फ़ौरन बंद हो गया। मैं तुम्हें ये सब इसीलिए बता रहा हूँ कि अब तुम इतनी बच्ची नहीं, जानती हो ना कि ये सब करके इंसान अपनी आवाज़ ख़त्म कर देता है, और फिर वो कुछ भी कर सकता है। वो तुम्हें मार पीट भी कर सकता और कुछ भी कर सकता है। उसे समझ ना आए कि वो कैसे खुलकर उसे ये बात करे, फिर भी उसे इतना अंदाज़ा था वो कुछ ना कुछ समझ ही जाएगी, और उसे फ़र्ज भी पड़ते हैं। तो ऐसा जब कभी हो तुमने मुझे कॉल कर देनी है, मैं फ़ौरन तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। चाहो तो पुलिस को कॉल कर देना। वो उसे पूरी तरह हर पहलू से आगाह कर रहा था। मायशा तो ये सब सुनकर शदीद सदमे में जा चुकी थी। मम्मी को मालूम था ये सब? उसे लगा मायशा की आवाज़ किसी गहरे कुएं से आई हो। जवान ने उसके सवाल पर लब भींचे। हाँ, वो जानती थी, इसीलिए तो मुझे हैरत थी कि डैडी के हुक्म पर उन्होंने तुम्हें बड़े आराम से पेश कर दिया। उसने सर झटका। खैर तुम टेंशन मत लो, उन्हें फ्लैट्स में मेरा दोस्त है जैम, मैं उससे भी कह दूंगा। वो पूरी तरह तुम्हारी खबरगिरी करेगा। मुझे उस पर वैसे ही भरोसा है जैसा मुझे अपने आप पर तुम्हारे लिए। तुम मेरी बहन हो तो समझो जैम की भी बहनों जैसी हो। कभी कोई इशू हो मुझसे भी पहले तुम उसे बुला लेना या उसके पास चली जाना, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। जवान ने उसे हर तरह से तसल्ली दिलाई। फिर उसका मोबाइल थाम कर उसमें जैम का नंबर फीड किया। घबराना मत, मैं और जैम तुम्हारे साथ हैं। उसके स्कूल के सामने गाड़ी रोकते उसके सर को थपथपाकर उसे मज़ीद हौसला दिया, जो ये सब हक़ाइक़ सुनकर बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। उनका कंपटीशन तेज़ी से आखिरी एक साथ की जानिब जा रहा था। बहुत से कंटेस्टेंट्स निकल चुके थे। आज की परफॉर्मेंस में टॉप 5 ने रह जाना था। सभी परेशान थे क्योंकि आज की परफॉर्मेंस में लोगों की वोटिंग नहीं बल्कि जजेस के नंबर्स ने फैसला करना था कि कौन कौन टॉप 5 में जाने वाला है। आज 2 लोगों की एलिमिनेशन होनी थी, और उस वक्त ब्रेक के 22 स्टेज से पीछे जा चुकी थी। उस वक्त उसे शिद्दत से सिगरेट की तलब थी। कल रात उसे फिर हेस्ट्राइक का दौरा पड़ा था। कल रात बहुत अरसे बाद उसे फिर वही ख्वाब सताए थे। वो सारी रात उसने जागकर और रोते हुए गुजारी थी। न जाने क्यों उसे टॉप 5 में जाने की ख्वाहिश सी हो गई थी। वो जो अब तक इस शो को इतना सीरियस नहीं ले रही थी, अब हर गुजरती एपिसोड में उस प्रोग्राम में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी।
कैसी अजीब बात थी, कोई उसके माज़ी से वाकिफ़ नहीं था और इसीलिए बहुत से लोग उसे मोहब्बत दे रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार उसने लोगों की यूँ मोहब्बत देखी थी। कल रात उसे जवाब बेतरह याद आया था। काश काश कि वो उसके पास होता, काश वो उसे अपनी खुशी शेयर करती। जैम बहुत अच्छा था, मगर वो जवान नहीं था। जो मोहब्बत जो मान जवान ने उसे दिया था, वैसा शायद कोई नहीं हो सकता था। चंद आंसू उसके चेहरे पर फिर से नमूदार हुए। फरजाद वॉशरूम से निकलकर राहदारी की जानिब आया, जहाँ ब्लैक स्लीवलेस गाउन में खूबसूरत सा जूड़ा बांधे और हल्का सा मेकअप किया उसे मायशा और वशी नज़र आए। उसने अब तक पहली बार उसे किसी ढंग के उलिये में देखा था। वो लड़की इतनी प्यारी थी कि उसे खुद उसका एहसास नहीं था, मगर उस लम्हे भी उसके हाथ में सिगरेट देखकर फरजाद के चेहरे पर नागवारी फैली। उसका रुख फरजाद की जानिब नहीं था। कुछ उसकी सोचें इतनी मुंतशिर थी कि उसके अपने अकम में किसी की मौजूदगी मालूम ही ना हो सकी। फरजाद ने बेहद आहिस्ता से उसके करीब खड़े होते उसकी वो कलाई थाम कर ऊपर की। जिस हाथ की उंगलियों में सिगरेट दबा था वो चौंक कर मुड़ी। हर बार उसके हाथ लगाने पर फरजाद ने उसकी नज़रों में वहशत देखी थी। उसे समझ नहीं आती थी इतनी लापरवाह और कॉन्फिडेंट सी लड़की यूँ हाथ लगाने पर खौफजदा क्यों हो जाती है। इसको पीने में क्या मज़ा आता है। मायशा को समझ नहीं आई कि वो ये सवाल क्यों कर रहा है। सुकून मिलता है। चंद पल खामोश रहने के बाद मायशा ने अपनी कलाई पर धरे उसके हाथ को देखकर कहा, अगर ये सुकून देने लगे तो पूरी दुनिया इस आसान सुकून को बड़े आराम से खरीद ले। उसकी उंगलियों में दबा सिगरेट निकाल कर नीचे फेंक कर जूते की नोक से मसला। उसने हैरत से फरजाद की ये जुर्रत देखी। हाउ डेयर यू। यकदम वो गुस्से से बुफरी, ऐसे उसके दूसरे हाथ में मौजूद सिगरेट की डब्बी थाम कर दूर फेंकी। सारी रात रोने से तुम्हारी आवाज़ पहले ही बैठ चुकी है। मज़ीद गले को ख़राब मत करो। मैं तुम्हें टॉप 5 में देखना चाहता हूँ। मज़े से उसके चेहरे पर छाए गुस्से के तासुरात को नज़रअंदाज करते, मुस्कुराकर उसे देखते, उसका हाथ थामकर बैक स्टेज से निकलते, स्टेज की जानिब बढ़ते उसका हाथ छोड़ा, जबकि वो उसकी बात पर दंग थी। उसे कैसे मालूम वो सारी रात रोती रही थी। जिस लम्हे वो अपने रूम से बाहर होटल के पूल के पास आई थी, वहाँ तो कोई नहीं था। वो कितनी ही देर हैरत ज़दा रही। जी, तो आज आप कौन सा गाना सुनाएंगी। आखिरी बारी उसकी थी। आज मैं रेशमा जी का ही एक गाना सुनाऊंगी। उसकी बात पर हॉल में मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाई। वाह, यानी आज हम फिर से आपकी खूबसूरत आवाज़ में रेशमा जी को सुन सकेंगे। ज़बरदस्त। तो जनाब देर किस बात की, ये है आपका माइक। कंपेयर ने माइक उसके हाथ में थमाया और स्टेज के पीछे चला गया। म्यूज़िक के साथ उसने सुर बिखराने शुरू किए। अखियां नु रैन दे, अखियां दे कोल कोल, चंद परदेसिया, बोल पावे ना बोल, ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਾਂ ਪਰ ਤਾਵੀ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਸ ਢੋਲਾ ਦੂਰ ਹੁਣ ਜਾਵੀ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵਸ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁਣ ਜਾਵੀ ਨਾ, ਦੂਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਵਸ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ, ਚੰਦ ਪਰਦੇਸੀਆ ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ। हमेशा की तरह उसकी दर्दनाक आवाज़ ने एक समा बांध दिया था। गाना ख़त्म होते ही जजेस गोया उस माहौल में बड़ी मुश्किल से वापस आए। कमाल, हमेशा की तरह अब जजेस अपना फ़ैसला कुछ ही देर में सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया अशी, आप अपनी सीट पर वापस जा सकती हैं। कंपेयर ने जजेस की जानिब देखते सहूलत से उसे वापस भेजा। कुछ ही देर बाद जजेस का फ़ैसला आ चुका था, जिसमें टॉप पर अशी का ही नाम था। सबसे ज़्यादा मार्क्स उसे लिए स्कोर किए थे। वो जो इस खौफ में मुब्तला थी कि आज वो सबसे बुरा परफॉर्म करेगी। न जाने फरजाद के साथ उलझने के बाद एक अजीब सा अज़म पैदा हुआ था कि वह बिना अपनी तस्कीन के, जो फरजाद ने बड़ी बेदर्दी से मसल दी थी, फिर भी अच्छा परफॉर्म करेगी, और वही हुआ था। मुबारक हो। शो ख़त्म होते ही टॉप 5 के कंटेस्टेंट्स को मुबारक देते हुए उसकी जानिब आया, जो बस एक खफा सी नज़र उसे देख कर रह गई। उसकी मासूम सी हरकत पर वो मुस्कुराए बगैर न रह सका। वो हैरान भी थी, इतना बड़ा म्यूजिशियन आखिर उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों रखता था। और अपनी यही उलझन उस रात उसने जैम से फ़ोन पर बात करते शेयर की। क्या वाकई उन्होंने तुम्हें खुद इन सब चीज़ों से इनडायरेक्टली मना किया। जैम की बात में शदीद हैरत थी। हाँ यार, मुझे समझ नहीं आती आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। सबसे वो फ्रैंक है, मगर मैंने कभी उनसे कोई फ्रैंकनेस शो ही नहीं की, तो वो किस हिसाब से मेरे गॉड फादर बनने फिर रहे हैं। वो उस वक्त भी उससे शदीद खफा थी। अरे तुम खुशकिस्मत हो अगर फरजाद सर ने अपनी नज़र करम तुम पर की है। समझो तुम हीरा बन जाओगे। अब तक जिस पर उनकी अनायत हुई है, वो शख्स म्यूज़िक की दुनिया में राज कर रहा है। समझो वो वाकई तुम्हारी इस फील्ड में गॉड फादर है। ईशा और रमीज़ को जानती हो ना, टॉप के सिंगर्स हैं। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा अब हॉलीवुड में भी उनकी डिमांड है। उसने उसकी मालूमात को खंगाला।
हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। वो उसकी बात पर उलझी। भला उसका उनसे क्या ताल्लुक़? लड़की उन दोनों के पीछे सरफरजाद का हाथ है। वो हर किसी को मुँह नहीं लगाते, मगर जिसका हाथ थाम ले फिर उसे कुछ बनाकर ही दम लेते हैं। उसने मायशा की मालूमात में इजाफ़ा किया। जिनके साथ कोई ना हो, सरफरजाद ऐसे लोगों का हाथ थाम लेते हैं। रमीज़ और ईशा वो दो लोग हैं जिन्होंने किसी उस्ताद से कुछ नहीं सीखा, मगर अपनी आवाज़ के अनोखेपन की वजह से वो लोगों को पसंद आ गए। दोनों में से किसी की फैमिली का कोई बंदा इस फील्ड में नहीं था। बहुत से लोगों ने उन्हें मिसयूज़ किया, मगर जैसे ही फरजाद ने उनका हाथ थामा वो कहीं से कहीं पहुंच गए। लिहाजा तुम भी उनसे बना कर रखो। जैम की मालूमात पर तो वो अशश कर उठी। तुम जानते हो मुझे किसी के पीछे फिरना पसंद नहीं, वो मुँह बनाकर बोली। जवाद भाई से बात हुई तुम्हारी? कल रात से बस जवाद से मिलने को वो बेचैन थी। हाँ, मेरी बात हुई है। इस वीकेंड पे वो आएगा और तुम्हारे लिए वो बहुत खुश है। मुझसे तुम्हारी ड्रग्स छूटने का भी पूछ रहा था। उसकी बात पर एकदम एक हाथ का लम्स कलाई पर जागा। तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे? मैं कोशिश कर रही हूँ, छोड़ दूँगी। वो उसे टालने वाले अंदाज में बोली। तुम कोशिश ही तो नहीं कर रही हो। उसकी बात पर लम्हा भर को वो शर्मिंदा हुई। अच्छा प्लीज़ तुम भाई को कुछ मत बताना। तुम तो जानते हो ना मैं कैसे वो सब भूल जाऊँ। वो जैम की मिन्नत करने लगी। अच्छा लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कोशिश शुरू करोगी। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोला। हाँ मैं कोशिश करूँगी। वो अभी भी उसे टाल रही थी। उस रात वो देर तक पढ़ने बैठी थी। अगले दिन उसके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे। पिछले दिनों वो जितनी अज़ियत का शिकार रही थी उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। फिर जवाद के समझाने पर उसने अपनी तवज्जो फिर से पढ़ाई की जानिब मबज़ूल की। उसे कुछ बनना था ताकि वो जुनैद के रहमो करम पर ही ना रहे। पहले दिन के बहुत से वो जुनैद के सामने भी नहीं जाती थी। दोनों का खाना पीना सब अलग था। वो ऑनलाइन ट्यूशन्स पढ़ाती थी जिससे वो अपना कमाने का काबिल हो चुकी थी। ये राह भी जवाद ने ही उसे दिखाई थी। वो नहीं चाहता था कि वो बाहर की दुनिया में अभी निकले, इसलिए फ़िलहाल उसके लिए बेहतर ऑप्शन कमाने की यही थी। वो अपना खर्चा अब खुद उठाती थी। हाँ, फ़ीस के पैसे अभी भी उसकी माँ अदा कर देती थी। उनका ये एहसान भी उसके लिए बहुत था। मज़ीद पैसे वो उनसे नहीं लेती थी। 12 बज चुके थे। अब तक फ्लैट में खामोशी थी, जिसका मतलब था जुनैद नहीं आया था। कभी कभी 9 बजे वो वापस आ जाता था बाहर की खटपट से। उसे अंदाज़ा हो जाता था कि वो बाहर कहीं मौजूद है, मगर वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती थी। ना ही कभी जुनैद ने उसके कमरे में आने की जहमत की थी। उस लम्हे बाहर खटके की आवाज़ पर उसे अंदाज़ा हुआ कि वो आ चुका है, मगर उसके साथ कोई नस्वानी आवाज़ भी उसे सुनाई दी थी। माहिशा हैरान सी हुई। जल्दी से अपने कमरे की लाइट बंद करके दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर उसकी झरी में से झांका, जहाँ जुनैद और कोई अंग्रेज़ लड़की नशे में झूमते झामते लाउंज के सोफ़ों पर बेहद काबिल एतराज़ हालत में मौजूद थे। माहिशा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। एक सेकंड में भी उसने उन्हें जिस हालत में देखा था उसका रंग फ़क कर गया था। उसका दिल एकदम शदीद ख़राब हुआ। दिल की धड़कनें शदीद तेज़ हुई। उसे एकदम उन दोनों से घिन महसूस हुई। उसे अब समझ आई कि जवाद ने उससे जुनैद की मौजूदगी में कमरे से बाहर निकलने से क्यों मना किया था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। एकदम उसे अपने दरवाजे पर दस्तक महसूस हुई। मायशा ने तेज़ी से लॉक लगाया। शुक्र था कि दरवाजे पर चटखनी भी थी। उसने वो भी लगा दी। बाहर जुनैद मुग़लज़ात बक रहा था। मायशा ने खौफ से रोते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिए। वो उसे भी बाहर आकर वो सब करने का कह रहा था। मायशा के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी थी। एकदम कुछ याद आने पर उसने तेज़ी से जवाद का नंबर डायल किया। चंद बहलों के बाद उसकी नींद में डूबी हेलो मायशा को सुनाई थी। उसकी आवाज़ सुनते ही मायशा की सिसकी निकल गई। माहिश क्या हुआ है? बच्चे क्या बात है, ठीक हो तुम? उसकी सिसकारी पर जवाद की नींद भग से उड़ी। वो जुनैद किसी लड़की के साथ यहाँ मौजूद है और वो मुझे भी वो करने के लिए ज़बरदस्ती बाहर बुला रहा। मुझे डर लग रहा है। रोते कपकपाते उसने ढके छुपे अल्फाज में उसे अपने पर गुजरने वाली क़यामत के बारे में बताया। तुमने हरगिज़ बाहर नहीं जाना, मैं आ रहा हूँ। उसे हदायत करते उसने फ़ौरन फ़ोन बंद किया। वो फ़ोन सीने से लगाए रोते थर थर काँप रही थी। कुछ ही देर बाद उसे बाहर जुनैद की आवाज़ सुनाई दी। उसे यह गोना सुकून मिला। वो ऊंची ऊंची आवाज़ जुनैद से लड़ रहा था। थोड़ी देर बाद खामोशी हो गई। अगले चंद सेकंड्स में उसे फिर से अपने दरवाजे पर दस्तक महसूस हुई। माहिश, मैं हूँ जवाद, दरवाज़ा खोलो मेरी जान। मोहब्बत में गुंधा हुआ जवाद का लहजा मायशा के खौफ को लम्हा भर में ख़त्म कर गया। तेज़ी से दरवाजे का लॉक खोलते वो चटखनी गिरा के दरवाज़ा खोलते वो रोते हुए जवाद के साथ लग गई। बस मैं आ गया ना, कुछ नहीं होगा अब। उसे कमरे के अंदर लाते दरवाज़ा अपने पीछे बंद किया। भाई मैं बहुत डर गई थी। वो अभी भी खौफज़दा थी। डरने की कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे फ़ोन कर दिया, दिमाग ठिकाने लगा दिया। उसका अपने कमरे में है। उसका चेहरा थामते मोहब्बत से उसके चेहरे से आंसू साफ किए। मेरे होते वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, उससे तसल्ली दिलाई। मायशा ने थूक निगलते सर हिलाया। कल पेपर है तुम्हारा? उसका ध्यान हटाया। उसने फिर से सर इस बात में हिलाया। सिसकियाँ अब कम हो गई थी, आंसू भी थम गए थे।
अब टेंशन फ्री होकर आराम से तैयारी करो। उसका सर थपथपाते वो वहाँ से उठा। आप जा रहे हैं? एकदम घबराकर उसने जवाद का हाथ थामा। परेशान मत हो, मैं जैम के फ्लैट में जा रहा हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ। यहाँ नहीं रुक सकता वरना तुम्हें यहाँ ना छोड़ता, और तुम्हें साथ भी नहीं ले जा सकता, मगर तुम्हारे करीब ही हूँ। उसकी बात पर मायशा के चेहरे की वहशत कम हुई। ठीक है, सुबह यहीं से तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा, मेरा कल ऑफ है, वापसी पर भी मैं ही तुम्हें पिक करूँगा। अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर बाकी की तैयारी करना। बातें करने के साथ साथ उसने एक गोली निकालकर उसे पानी के साथ पीने को दी। वो यकीनन सुकून आवर गोली थी। उसका मोबाइल थामकर सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर उसकी साइड टेबल पर रखते उसे लॉक लगाने की हदायत करता वो जा चुका था। वो अभी अपने रूम में सोने के लिए जा रहा था जब उसे सामने से अर्पिता भागती हुई नजर आई। क्या बात है? उसने हैरत से बदहवास सी अर्पिता को देखा। सर वो हकलाई, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। क्या बात है, क्या हुआ है? उन सब कंटेस्टेंट्स और जजेस के रूम एक ही कॉरिडोर में आमने सामने मौजूद थे। सर वो मायशा, पता नहीं क्या हो गया, वो एकदम नींद से उठकर खुद को नोच रही है, ऊंची ऊंची रो रही है। जब मैंने उसे झुंझोड़ा तो मुझे अजनबी नज़रों से देखने लगी, वो मुझे पहचान नहीं पा रही। अर्पिता और उसका रूम एक ही था। वो तेज़ी से उसे एक जानिब करते उनके रूम की जानिब बढ़ा, जहाँ वो अपने बैग्स को फैलाए कुछ ढूंढ रही थी। दरवाज़ा बंद करें, अर्पिता को हुक्म देते वो मायशा के करीब बैठा, जो उसे देखकर अजनबी नज़रों से देख रही थी। वो उस वक्त उसे अपने हवासों में नहीं लगी। नाइट सूट पर बिखरे बाल लिए वो उसे उस लम्हे बहुत उजाड़ से लगी। क्या बात है मायशा, क्या हुआ? उसके करीब बैठते उसने नरम लहजे में उसे पुकारते उसके कंधे पर हाथ रखा, जिसे उसने बेदर्दी से हटाया और उसी वहशत भरी निगाहों से उसे देखते पीछे हुई। हाँ, हाथ मत लगाना मुझे, हकलाते हुए बामुश्किल जुमला पूरा किया। आंखों में एकदम आंसू सिमट आए। अर्पिता पास खड़ी उन दोनों को देख रही थी, मगर उसकी हिम्मत न हुई कि मायशा को इस मदहोश हालत में उसके करीब जाती। उसे वो कोई पागल लगी। नहीं, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा रहा, मुझे बताओ तुम क्या ढूंढ रही हो? वो फिर से उसी नरमी से उससे मुखातिब हुए। सुकून, एक लफ्ज़ कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। वो वाकई उस पल नॉर्मल नहीं थी। फरजाद ने गहरी सांस खींची। उसकी नज़र उसके बैग में मौजूद सिरिंज की जानिब गई। यकीनन वो ड्रग्स की बात कर रही थी। उठो और चलकर सो जाओ, सुकून मिल जाएगा, वो उसे पचकारते हुए बोला, जो चेहरा घुटनों में दिए रोने में मसरूफ़ थी। वो भी उसके करीब दो जानों बैठा था। नहीं है सुकून कहीं और, बस इसमें सुकून है। उसने रोते रोते सर उठाया। इसे उठाओ, अर्पिता को उसने इशारा किया। लेकिन सर, वो उसके करीब आने से हिचकिचाई। एक गहरा सांस लेते वो ज़बरदस्ती उसका बाजू थामे उसे नीचे से उठाने लगा। नहीं है सुकून, कहीं और, मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं सोना। वो उसका बाजू झटकते चिल्ला रही थी। वो खामोशी से उसे थामे बेड तक लाया, फिर अपनी पॉकेट से नींद की गोलियां निकाली। अक्सर वो खुद भी इस्तेमाल करता था। ये तो शुक्र था कि उस लम्हे उसकी जेब में नींद की गोलियों की शीशी मौजूद थी। ये लो, इसमें सुकून है। उसे झंझोड़ कर सीधा करते उसने 2 गोलियां उसकी हथेली पर रखी। सच कह रही हो? गोलियां देखते उसका रोना एकदम थमा। हाँ, ये वही सुकून है जो तुम ढूंढ रही थी। उसे यकीन दहानी करवाई। उसने अब की बार खामोशी से वो गोलियां खा ली। पानी भी चुपचाप ले लिया। फरजाद ने शुक्र अदा किया। लेट जाओ, अभी सुकून मिल जाएगा, बेशक सो मत, बस लेट जाओ, वो उसे कहता कंफर्टर उस पर दुरुस्त करने लगा। सुकून मिल जाएगा ना? वो फिर से उससे यकीन चाह रही थी। फरजाद ने इस बात में सर हिलाया। उसके सोते ही वो अर्पिता की जानी बढ़ा। यहाँ इस वक्त जो कुछ हुआ तुम किसी को नहीं बताओगी। मैं कल तुम्हारा रूम चेंज करवा दूंगा, मगर याद रखना, आज तुम किसी का राज खोलोगी, कल को किस्मत तुम्हारे बहुत से राजों से पर्दा उठा देगी। उसे समझाते और तसल्ली देते वो कमरे से चला गया, मगर बहुत कुछ सोच रहा था। उसने अर्पिता के सामने मायशा के ख्वाब के बारे में एक बात भी नहीं की, ना उसकी ड्रग का जिक्र किया। वो नहीं चाहता था कि मायशा की ज़रा सी भी कोई माजी की कमज़ोरी उसके सामने खुले, जिसे कल को वो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। ये फील्ड ऐसी ही है, हर कोई यमा वक्त दूसरों की कमज़ोरियाँ ढूंढ कर टांग खींचने को तैयार रहता है। उसे यकीन नहीं था कि अर्पिता किसी को बताएगी नहीं। उस रात के बाद से कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। इतवार का दिन था। हर इतवार जवाद सुबह ही सुबह उसे आकर ले जाता था और फिर रात तक वो उसके साथ ही होती थी। मगर उस इतवार को जवाद अपनी यूनिवर्सिटी के साथ किसी फील्ड ट्रिप पर जा रहा था। मायशा को वो कह गया था कि वो उसकी गैर मौजूदगी में वहाँ न रहे, बल्कि घर चली जाए, और कोई नहीं, कम अज़ कम माँ उसकी माँ और जवाद का बाप तो होगा, वहाँ वो सिक्योर होगी। कपड़े चेंज करके अपना स्कूल बैग उठाया कि घर जाकर वो कुछ देर पढ़ लेगी। दरवाज़ा खोलकर जिस लम्हे वो बाहर निकली, जुनैद लाउंज में बैठा कॉफ़ी पी रहा था। मायशा के दरवाजे का लॉक खुलते देखकर उसने गर्दन मोड़कर उसके दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ से वो ब्लैक जीन्स पर शॉर्ट शर्ट और लॉन्ग कोट पहने, सर को स्कार्फ से ढके, बैग हैंग लिए निकल रही थी। मायशा ने बस एक नज़र उसे देखकर नज़र मोड़ ली, जबकि उसकी नज़रें उस पर से नहीं हटी। उसे गुमान नहीं हुआ था कि वो बच्ची अब बच्ची नहीं बल्कि बड़ी हो रही है। न जाने कैसे हवस उसकी नज़रों में समाई, हालांकि वो उसे किसी खातिर में नहीं लाता था, मगर शायद ये गलत कंपनी का या उन हराम चीज़ों का असर था कि वो अपनी ही बेबी को गलत नज़र से देख रहा था। सुनो,
वो जो पहले ही उसके करीब से सहमी हुई गुजर रही थी, उसके पुकारने पर उछली पड़ी। इतना डरती क्यों हो मुझसे? वो उठकर उसके करीब आया। मायशा ने थूक निकलकर चोर नज़र से उसकी जानिब देखा। जो नरम लहजा अपनाए उसके करीब खड़ा था। शौहर हूँ तुम्हारा। हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा। मायशा झिझक कर पीछे हटी। कहाँ जा रही हो? उसके कंधे से हाथ झटकने पर पहले तो तलमलाया, फिर खुद पर काबू पाते दोबारा से उसी नरम लहजे में उससे सवाल किया। घर? उसे टलते न देखकर मायशा को जवाब देना पड़ा। घर तो तुम्हारा ये है। अब कि उसका हाथ उसकी थोड़ी के करीब आया, मायशा तेज़ी से पीछे हटते नागवारी से उसे देख कर रह गई। मम्मी के पास जा रही हूँ, लहजे को मतवाजन करते उसी नागवारी से जवाब देकर तेज़ी से मुड़कर भागने के अंदाज में फ्लैट से बाहर निकली। चेहरे पर पसीना आ चुका था। वो शदीद घबराहट का शिकार थी। डरते डरते पीछे मुड़कर देखा कि कहीं वो उसके पीछे तो नहीं आया, मगर दरवाज़ा हनूज बंद था। अभी वो मुड़ भी नहीं पाई थी कि किसी से बुरी तरह टकराई। देखकर सामने वाले ने उसे कंधों से थामकर गिरने से बचाया। वो खुद भी मोबाइल में मसरूफ़ सीढ़ियाँ चढ़कर कॉरिडोर से गुजरकर अपने फ्लैट जा रहा था कि फ्लैट से ज़रा फासले पर वो किसी लड़की से बुरी तरह टकराया। उसे संभाल कर सीधा किया। उसे वो खासी कम उम्र और एशियन शक्ल लगी। सॉरी। वो एकदम संभलती माथे पर हाथ मारकर उससे माजरत करने लगे। इट्स ओके। आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? उसके चेहरे से शदीद घबराहट टपक रही थी। नहीं, वो बस मैं उससे बात नहीं बन सकी। किसी से मिलने आई हैं? उसकी घबराहट पर वो शदीद चौंका था, ये सोच कर कि कहीं कोई लड़का उसके पीछे ना पड़ा हो। नहीं, मैं यहीं ये सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। कहीं जा रही थी, तेज़ी से निकले पीछे देख रही थी, इसीलिए आपसे टकरा गई। उसने फ़ौरन वजाहत की। ओह नाइस, मैं भी इस फ्लैट में रहता हूँ। उसने इशारे से अपने फ्लैट की तरफ उसकी तवज्जो दिलाई। ओह नेबर्स, मायशा ने हौले से मुस्कुराते कहा। एशिया से हो? उसे छोटी जानकर उसने बेतकल्फ़ी से कहा। जी, पाकिस्तान से आई हूँ। मायशा को भी वो अंग्रेज़ नहीं लगा। हाँ ग्रेट, मैं दुबई से आया हूँ। वो शायद काफ़ी बातूनी लड़का था, मायशा को ऐसा ही लगा। ओह अच्छा, मायशा ने सर हिलाया। पेरेंट्स के पास हो? न जाने वो कि उसका इंटरव्यू कर रहा था। शायद उसके दिमाग में मायशा की हालत से कुछ गलत ख्याल आया था। अपनी तसल्ली के लिए पूछा। नहीं, मायशा ने नज़र चुराते कहा। तो फिर यहाँ किसके पास रहती हो? उसे लगा उसका शक यकीन में बदल रहा है। मेरे हस्बैंड होते हैं। मायशा के जवाब पर वो हैरत से उसे देखने लगा। क्या एज है तुम्हारी? 15। वर्ष? उससे के जवाब पर वो हैरान ना होता तो क्या करता। अमेरिका जैसे मुल्क में भी लोग इतनी छोटी शादी के हक़ में होते हैं। आई हैव टू गो, मैं अपनी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। इससे पहले कि वो कोई और सवाल करता, मायशा तेज़ी से कहती सीढ़ियों की जानी बढ़ी, जबकि वो कितनी ही देर इस ज़्यादती पर गौर करता हैरत से वहीं खड़ा रहा। हेलो। आज 2 साल बाद उसने जवाद की आवाज़ सुनी थी। वो कितने ही लम्हे खामोश आंसू बहाती उस बात पर यकीन करती रही कि जवाद ने उसे फ़ोन किया है, वरना जो गलती उसने की थी इसके बाद वो सही उससे हर राब्ता ख़त्म करके उसे सज़ा दे रहा था। आर यू देयर माहिश? उसकी मुसलसल खामोशी पर वो मज़ीद गोया हुआ। जी भाई, आई एम हेयर, आंसू पूछती नम आवाज़ में बोली। जवाद बहुत अच्छे से उसकी आवाज़ में घुली नमी को महसूस कर सकता था। कैसी हो? उसे कुछ समझ आई कैसे बात शुरू करे। ठीक हूँ। आप कब आ रहे हैं? वो बेसब्री से बोली। मेरी सीट आज की कंफर्म थी, लेकिन कुछ अर्जेंट काम आ गया, मैं आज नहीं आ सकूँगा, इसीलिए सोचा तुमसे बात कर लूँ। जानता हूँ तुम बहुत शिद्दत से मुंतज़िर होगी। होपफुली कल या परसों मैं तुम्हारे पास होऊंगा। उसकी बात पर वो शदीद मायूस हुई। झूठ बोल रहे हैं आप अब कोई ताल्लुक़ मुझसे नहीं रखना चाहते। आपने अब तक मेरी गलती को माफ़ नहीं किया। आप अब भी मुझे सज़ा दे रहे हैं। वो फिर से स्ट्रेक हुई। माहिश, ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो मैं कभी भी 2 साल बाद तुमसे आज अभी और इस वक्त बात ना कर रहा होता। वो उसकी बात टोक कर बोला। जैम है ना तुम्हारे पास? उसकी बात पर उसे शिद्दत से रोना आया। मगर वो आप तो नहीं हैं। बताएं कितनी बार माफ़ी मांगूँ अपनी गलती की, जबकि आप जानते वो सब मैंने किस हालत में किया था। वो रोते एक बार फिर उसे अपनी सफाई दे रही थी। तुम अपनी गलती पर नादिम हो, मेरे लिए यही बहुत है। मगर जो कुछ तुम मेरी नाराज़गी के चक्कर में कर रही हो, जैसे खुद को तकलीफ़ दे रही हो, क्या वो सब मुझसे ढका छुपा है? उसकी बात पर मायशा की निगाह सामने टेबल पर रखे सिगरेट की जानिब गई। मेरे लिए अब उसे छोड़ना मुमकिन नहीं। वो नज़र चुरा कर बोली, ऐसे जैसे वो सामने हो। मायशा, नामुमकिन कुछ नहीं होता। हाँ, मुश्किल ज़रूर होता है। मुझे बहुत अफसोस है तुम इतनी अच्छी लड़की से खुद को बुरी लड़की साबित करवाने पर तुली हो। वो आज फिर उसे वही सब नसीहतें कर रहा था। मैं अच्छी लड़की नहीं, मैं बहुत गुनहगार हूँ। वो फिर से ज़ारों कतार रोती रही, जैसे वो सब अभी उसके साथ हुआ हो, जैसे अभी अभी जवाद ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। तुम कब तक खुद को माजी के उसी वाक़या में कैद रखोगी? ज़िंदगी बढ़ते रहने का नाम है। जो रुक गया वो जमूद के गिर्द अब गर्दाब में फंस जाता है, और ऐसे लोग सिर्फ
खुद अज़ियती की ज़िंदगी गुजार देते हैं। आगे बढ़ना सीखो, गलतियों को फ़कत पछतावा मत बनाओ, उन्हें ज़िंदगी का सबक समझो जो तुमने सीख लिया, अब आइंदा नहीं दोहराओगे। वो उसकी हर गलती भुलाए, फिर से वही वैसा ही उसका भाई बंदा उसे समझा रहा था। शुक्र के लम्हे ढूंढो, ये तो तुम कर ही सकती हो। उसकी बात पर वो सर हिलाने लगी। कोशिश करूँगी, आंसू साफ करते वो बामुश्किल बोल पाई। वो सारी रात उसने फिर से रोते गुजारी, लेकिन इस बार अपने कमरे से बाहर निकलने की गलती नहीं की। क्या पता फिर से सरफराज की नज़र में आ जाती। वो अपने आप को किसी पर खोलना नहीं चाहती थी, और वो बंदा शायद ज़ीरक निगाह था। सुनो, वो उस वक्त रिहर्सल कर रही थी। शाम में उसकी नई एपिसोड रिकॉर्ड होनी थी। जब अर्पिता ने उसे पुकारा, वो गाना रोककर उसकी जानिब सवालिया नज़रों से देखने लगी। तुम्हारे साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? उसकी बात पर वो लम्हा भर को ठटकी। नहीं, क्यों? सहूलत से उसे इनकार किया। 2-3 दिन पहले रात को तुम स्ट्राइक हुई थी, और कल रात भी तुम रोती रही। अगर कोई इशू है तो मुझसे शेयर कर सकती हो, वो दोस्ताना लहजे में बोली। मायशा के चेहरे का रंग तेज़ी से बदला। उस रात तो सरफरजाद ने न जाने कैसे तुम्हें काबू किया। मुझसे तो तुम्हारी बदहवासी देखकर अपनी जान निकली जा रही थी। उसकी अगली बात पर वो बुरी तरह चौंकी। सरफरजाद? उसके मुंह से फ़कत इतना ही निकला। हाँ ना, तुम अजीब पागलों की तरह खुद को नोच रही थी। मैं तो कमरे से भागी किसी को बुलाने के लिए। सरफरजाद ने मुझे देखा, उन्हें तुम्हारी हालत बताई, वो भी परेशान से मेरे पीछे आए। पता नहीं तुम अपने बैग से क्या ढूंढ रही थी। सर ने ही तुम्हें समझा बुझाकर नींद की गोलियां देकर सुलाया। मायशा को उस रात की एक भी बात याद नहीं थी। तो क्या उसे यहाँ आकर भी दौरा पड़ा था? उसे याद आया था उस रात उसने फिर से वही ख्वाब, वही शक्लें देखी थी जिनसे वो पीछा छुड़ाने के लिए ही नशे की आदत में पड़ी थी। ये गंदी आदत भी उसे जुनैद के बायस ही लगी थी। उसने सख्ती से आंखें मींची। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? उसकी शक्ल देखकर वो खुद से अखज़ करते हुए बोली। मायशा के पास कोई जवाब नहीं था। क्या तुम्हें अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं? वो खोजती नज़रों से उसे देख रही थी। नहीं, और किसी के पर्सनल में घुसने से पहले देख लेना चाहिए कि अगला बंदा इस बात को पसंद करता है या नापसंद। एक्सक्यूज़ मी, वो इंतहाई रूड लहजे में बोलते हुए उसके सामने सटी। उसके अंदाज पर अर्पिता ने नखवत से सर झटका। अभी से खुद को स्टार समझने लगी है। जजेस तारीफ़ क्या कर देते हैं, जनाब तो सर पर ही चढ़ गई हैं। साइको कहीं की। मायशा की बात पर वो शदीद तलमलाई। न जाने कब और कैसे उसे फरजाद के सामने अपनी इमेज की फ़िक्र हुई। न जाने उसने क्या कुछ कह दिया होगा, न जाने वो क्या समझा होगा। वो अपनी मखदूश हालत के बारे में अर्पिता से मज़ीद कोई बात नहीं पूछना चाहती थी। जब जब उसे दौरे पड़ते थे वो उसी कदर बदहवास हो जाती थी कि उसे अपने इर्द गिर्द का होश नहीं रहता था। ये तो जैम था जो अब तक उसे बर्दाश्त कर रहा था। जैम ने बहुत कोशिश की कि वो किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाए, मगर उसकी शर्त ये थी कि जवाद उससे मिले। वो कहे तो वो ज़रूर जाएगी, मगर जवाद कुछ अरसा के लिए उससे मिलना नहीं चाहता था। और ये अज़ियत सब अज़ियतों से बढ़कर थी कि जिस शख्स ने उसे इतना मान दिया था उसने वो मान बड़ी बुरी तरह तोड़ा था। वो तमाम वक्त इंतज़ार में भी रही कि शायद फरजाद आकर उससे उसकी हालत की बाबत पूछे, लेकिन उसका इंतज़ार ही रहा। दिल में पनपते शक की खातिर वो उसके पास तक चली गई। वो जो किसी की परवाह नहीं करती थी कि कोई उसके बारे में क्या सोचता, ना जाने कि उसे फरजाद का सब जान लेना और अपना इमेज उसकी नज़र में इतना बुरा आना खल रहा था। सर फरजाद कहाँ है? सामने से गुजरते शो पर काम करने वाले एक लड़के को रोक कर पूछा। सर अपने ऑफिस में है। वहीं उन तीनों जजेस के ऑफिसेज बनाए गए थे जहाँ वो रोज़ाना मौजूद होते और अपने ग्रुप कंटेस्टेंट्स की तैयारी करवाते। वो कुछ सोचकर उसके ऑफिस की जानिब बढ़ने लगी, जब फिर से उस लड़के को आवाज़ देकर रोका। सर के पास कोई है? लड़के ने हैरान होकर उसकी घबराहट देखा। वो सब जानते थे कि वो किसी से बात नहीं करती। नहीं, अभी तो सर अकेले हैं। उसकी बात पर वो सर हिलाकर उसके ऑफिस की जानी पड़ी। दरवाजे पर नॉक किया। उसकी गमगीन आवाज़ में कम इन कहने पर वो अंदर दाखिल हुई। ब्लैक ढीले से ट्राउज़र और बैगी स्टाइल डार्क ब्राउन हुडी के नीचे ब्लैक ही हाई नेक में मौजूद मायशा को वो अपने ऑफिस में देखकर हैरान हुआ। वो कभी किसी जज के पास खुद से नहीं जाती थी। जो अनीता और बाकी सब भी उसकी इस आदत को जानते थे, इसीलिए जो अनीता भी खुद से उसके पास जाकर उसे हर गाने की प्रैक्टिस करवाती थी। वो उसकी इस आदत को उसके रिज़र्व नेचर से मशरूत करते थे, मगर फरजाद पर यह अब खुला था कि वो खुद को छुपाने के लिए खुद पर रिज़र्व नेचर का बोर्ड लगाए फिरती थी। आ जाए मायशा, उसे हनूज दरवाजे में इस्तादा देखकर आखिर उसे कहना पड़ा। हमेशा की तरह उस वक्त भी उसके बाल पोनी टेल में कैद थे, मगर तिलक्स के पिन्स लगाकर माथे से हटाया हुआ था।
चेहरा किसी भी मेकअप से उस लम्हे पाक था। वो नहायत अच्छे नकुश रखती थी। मायशा ने एक नज़र उठाकर टेबल के उस जानिब बैठे फरजाद को की जानिब देखा, जिसकी एशियन ब्यूटी, सांवला रंग, तीखे नकुश और ख़ास कर अंदर को धसी गहरी निगाहें जो वो बहुत कम पूरी खोलता था, माथे पर हल्की सी सिलवटें लिए जब वो मुकाबिल को देखता लम्हा भर के लिए दिल डूब कर ज़रूर उभरता था। वो मायशा से लगभग 15-16 साल बड़ा था। डेल डोल वाला फरजाद उस लम्हे ब्लू जीन्स पर लेदर की जैकेट और ब्लू ही हाई नेक पहने हुए थे। मायशा झिझकते हुए टेबल के पास आई। बैठ जाएं। हाथ के इशारे से उसे टेबल के दूसरी जानिब बैठने का कहा। सर, मुझसे एक नोट नहीं लग रहा, आप मेरी मदद करेंगे? सर उठाकर सादा से लहजे में भी उसने फरजाद को बेहद हैरान किया। जॉनीता कहाँ है? उसके सवाल को नज़रअंदाज करके उसने जॉनीता का पूछा। मुझे आपसे ही सीखना है। उसके बाजिद लहजे पर वो लम्हा भर को खामोश हुआ। कल तक उसे किसी खातिर में न आने वाली आज एकदम उसकी मदद के लिए क्यों तड़प रही थी। अर्पिता से कोई बात हुई है आपकी? वो बंदे के अंदर तक उसे पढ़ने के फ़न में माहिर था। वो तो फिर कल की बच्ची थी उसके आगे। आप मुझे सिखाना नहीं चाहते? वो भी इतनी आसानी से असल वजह पर उसे आने नहीं दे रही थी। जैसे वो उसकी बात को नज़रअंदाज कर रहा था, वो भी हनूज नज़रअंदाज कर रही थी उसकी बात पर। वो लम्हा भर के लिए मुस्कुराया। आ जाओ। अपनी सीट से उठते उसे सामने मौजूद सोफ़ों पर बैठने का इशारा किया। साथ ही अपना कीबोर्ड लेकर सामने टेबल पर रखा। कौन सा गाना गाना है? कीबोर्ड पर यूं ही उंगलियों से धुन छेड़ते उससे सवाल किया। आपका बनाया गाना गाना है। उसकी बात पर वो फिर से मुस्कुराया। होंठ भींचकर मुस्कुराहट रोकी। इतनी अनायत क्यों? एकदम उसकी जानिब थोड़ा सा झुकते गंभीर लहजे में पूछा। आपकी धुनें बहुत अच्छी होती हैं, दर्द समझती हैं, तकलीफ़ पर मरहम रखती हैं, आंसुओं को बहने के लिए रास्ता हमवार करती हैं। उसके बेज़रर से सवाल पर उसे हरगिज़ इतने गहरे जवाब की उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ था उस लड़की के साथ कि वो इतनी सी उम्र में इतनी गहरी बातें करती थी, इतने मसाइल से दो चार थी? क्या कोई था उसके पीछे, या वो इस दुनिया में तन्हा थी जिसके पीछे दुआएं करने वाले, दुख समेटने वाले हों? वो ऐसे दुखों का प्रचार नहीं करते। तुम्हें अच्छी लगती हैं? वो उसके मासूम चेहरे को नज़रों की गिरफ्त में लेकर बोला। दिल के करीब लगती हैं। वो नज़रें झुकाकर हाथों को मसलते हुए बोली। फरजाद ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। उसे गाने का कहते नोट समझाने लगा और शायद दुखों ने उन्हें ऐसे ही करीब करने के लिए रास्ता बना दिया था। जवाद की पढ़ाई दिन ब दिन टफ होती जा रही थी। मायशा अब अपने बहुत से काम खुद करने लगी थी। उस दिन भी वो ग्रॉसरी के लिए फ्लैट की जानिब आ रही थी कि सामने फ्लैट वाला लड़का भी उसके हमकदम हुआ। कैसी हो? हेलो हाय करते साथ ही उसने उसके हाथ से शॉपर लिए। नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, वो तकल्लुफ़ से बोली। अरे यार, नेबर्स हैं, इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए, डोंट वरी। वो सहूलत से उसके मना करने के बावजूद उसके हाथ से 2 शॉपर्स ले चुका था। कैसी रही तुम्हारी अपनी मम्मी से मुलाकात? वो उसी दिन का हवाला देने लगा। ठीक, अब वो क्या बताती। वो माँ से मिलने नहीं, फ़कत उनके घर में कुछ वक्त के लिए पनाह लेने जाती थी, वो भी अपने शौहर से। उस दिन तुम इतनी अजलत में थी, मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। वो उसके मुख्तसर जवाब को खातिर में लाए बगैर अपनी हाँकने लगा। मेरा नाम मायशा है, और आपका? वो भी इखलाकन उसे पूछने लगी। मेरा नाम तब्रेज़ है। वो मज़े से अपना नाम बताने लगा। मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में होते हैं, मैं बहुत अरसे से दुबई था, फिर यहाँ आ गया ऑफिस के काम से। तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? कभी देखा नहीं उन्हें। वो दोनों सड़क के एक जानिब चल रहे थे। वो भी पढ़ते हैं और जॉब करते हैं। उसे फ़कत इतना ही पता था। पसंद की शादी है तुम्हारी? वो निचला लब दांतों में दबाकर हौले से उसे कंधा मारते शरारत से बोला। मायशा की आंखों में एकदम आंसू सिमट आए। हौले से नफ़ी में सर हिलाया। उसकी शरारत पर उसकी रंजीदा शक्ल देखकर वो ठटका। अरे, इतनी प्यारी हो, कैसा बंदा है जो तुम्हें पसंद नहीं करता? वो उसकी खुली दिल से तारीफ़ करते हुए बोला। उसकी हमदर्दी भरे अंदाज पर वो बेख्तियार शॉपर हाथ से नीचे रखकर वहीं खड़ी रो पड़ी। तबरेज़ ने लब भींचकर उसे देखा, फिर उसका बाजू थामकर किसी घर की सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। उसे वहाँ बिठाकर उसके सारे शॉपर उठाकर उसके पास ले आया। खुद भी वहीं सीढ़ियों में उसके करीब बैठ गया। कितने दिन से उसकी जवाद से बात नहीं हो सकी थी। उससे बात कर लेती थी, मिल लेती थी, तो उसे लगता था कि उसका अपना भी इस दुनिया में। इतने दिनों से उसे लग रहा था उसकी किसी को परवाह नहीं, वो तन्हा है। कल रात जुनैद ने उससे बदसलूकी करने की कोशिश की थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को बचाकर कमरे में बंद हो गई थी। जैम और जवाद को फ़ोन किया, मगर शायद वो दोनों बेहद बिजी थे, इसीलिए किसी ने उसका फ़ोन अटेंड नहीं किया था। तबरेज़ के ज़रा से इल्तफ़ात पर वो बिखर गई थी। ये उम्र ही ऐसी होती कच्ची मोहब्बतों की, जहाँ बार बार किसी मोहब्बत करने वाले की ज़रूरत महसूस होती है। किसी ने 2 लफ्ज़ हमदर्दी के बोले, उससे ही अपना सब मान लेती है। क्या हुआ है? क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी? मुझे अपना दोस्त समझो। उसके हाथों पर हाथ रखे वो नरम लहजे में बोला। तुम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार तो नहीं? ज़बरदस्ती हुई है तुम्हारी शादी? वो चंद नताइज अक्स करने लगा। मायशा ने
आंसू साफ करके उसे देखा, जिसके चेहरे पर उसे उस वक्त बहुत से हमदर्द तासुरात दिखाई दिए। वो आहिस्ता से सब बताती चली गई। कल रात भी उसने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की। वो बहुत गंदी बातें करता, मुझे घिन आती है उससे। वो फिर से रोने लगी। तो तुम डाइवोर्स ले लो उससे, वो उसे हल बताने लगा। उससे डाइवोर्स लेकर कहाँ जाऊंगी, और अगर ले लेती हूँ तो मम्मी की ज़िंदगी भी उनके शौहर तंग कर देंगे। मैं नहीं चाहती एक बार फिर वो मेरी वजह से किसी तकलीफ़ से गुजरे। वो उस औरत के लिए अभी भी सोच रही थी जिसने उसके लिए कभी नहीं सोचा था, कभी उसे पास बिठाकर नहीं पूछा था कि जुनैद का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ। वो साइको है, उसे दौरे पड़ते हैं। कल रात पहली बार मैंने उसकी हालत देखी। वो तो शुक्र है जवाद भाई ने मुझे उसकी मेडिसिन का बताया था। बड़ी मुश्किल से उसे इंजेक्शन लगाकर मैं भागकर अपने कमरे में बंद हुई। तब रेस ने अब नोट किया था उसके चेहरे पर नाखूनों की खराशें थी। एकदम उसका हाथ उन खराशों को की जानी बढ़ा। हौले से उसके जख्म सुलाए। वो भी शायद किसी अपने की तलाश में थी। एक नज़र देखकर उसका हाथ न हटाया। तुम बहुत बहादुर हो। उसके कंधे को थपथपाकर वो उसकी हिम्मत बंधाने लगा। जल्द अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करके उसे सेपरेशन ले लो। वो उसे एक और हल बताने लगा। सॉरी, मैंने आपको भी परेशान कर दिया। उसे अब एहसास हुआ वो कब से उसके साथ बैठी हुई है। कोई बात नहीं, तुम्हें जब जब किसी अपने की ज़रूरत महसूस हो तुम मेरे पास आ सकती हो। वो मोहब्बत से उसे देखकर बोला। थैंक यू। वो उसकी मशकूर हुई। गुड गर्ल। और ये थैंक यू तब कहना जब मेरे फ्लैट पर आकर मेरी कुछ खातिर करोगी। अब मैं तो तुम्हारे फ्लैट पर नहीं आ सकता, कहीं तुम्हारा खड़ूस शौहर मेरी भी पिटाई न लगा दे। हंसते हुए खुद उठा, साथ ही उसका हाथ थाम कर उठाया। जिस दिन भी टाइम हो मेरे पास आ जाना, मिलके चाय या कॉफ़ी पियेंगे। तुम्हें पता है मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ। तुम्हें क्या अच्छा सा बनाना आता है। उसके शॉपर उठाया। वो फिर से उसके हमकदम होता, उसे बातों में लगाकर उसका मूड बहाल कर गया। वो भी मज़े से उससे बातें करने लगी। ऐसा लगा कोई बहुत अपना दोस्त मिल गया हो। अपने अपने फ्लैट्स तक पहुँचते दोनों अपने नंबर्स एक्सचेंज कर चुके थे। तो ये थी इसकी आज की पहली एपिसोड। और कैसा लगा आप लोगों को ये नावल? होपफुली कि अच्छा लगा होगा। और मतलब अच्छी स्टोरी है। एक चीज़ मुझे हंसी आई वहाँ पर, जब वो उसको कहता है कि कल तुम्हारा पेपर है ना, जवाद कहता है। तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, बैठ कर तैयारी करो। फिर वो कहते हैं आप जा रहे हैं? तो वो कहता है हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं कल इधर ही रहूँगा। ये वो सारी तफसील बताता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, उसको गोली देकर ना सुला देता है। और मैं कहती हूँ पेपर तो गया भाड़ में। मुझे वो थोड़ा सा क्यूट लगा, थोड़ी हंसी आई। समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि हम भी ऐसी हरकतें कर लेते हैं। हम किसी को मशवरा देते हैं कि हाँ भाई सो जाओ, और फिर हम ही कह देते हैं कि यार वो अगला कह के मतलब अगले बंदे की सिचुएशन पता चले तो हम कहते हैं दफ़ा करो पढ़ाई को, सो जाओ। तो उसका भी पता नहीं अब ऐसा सीन हुआ या राइटर को ये समझ नहीं आई, ये पता नहीं चला। अब ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन अना अलियास के नावल्स वैसे होते अच्छे हैं, बहुत मज़े के होते हैं। स्टाइल भी अच्छा होता है। वो डिफरेंट टॉपिक्स को चूज़ करती हैं, और ज़्यादा वो नावल में ना वो उनका फ़लसफ़ा नहीं होता। वो टू द पॉइंट स्टोरी को लेकर चलती हैं। इसमें कुछ आपको नहीं वो नहीं मिलेगी कि कुछ समझाने वाला, ये वाला कुछ भी नहीं है। बस डायलॉग्स हैं, सिंपल डायलॉग्स, सिंपल स्टोरी चल रही है, और बस टिशू 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 करके सारा नावल चल रहा है। तो अच्छे होते हैं ये वाले नावल्स भी। और बाकी अगर हम तबसरा करें इस नावल की फ़र्स्ट एपिसोड पर, तो इसमें एक करैक्टर फ़रज़ाद का है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसके साथ वो मतलब शादी का कहता है। और फिर पहले तो मुझे लगा कि यार कितनी अब नॉर्मल सी बात है, वो उससे शादी कर सकता है, मतलब अब वो कमाता है ये वो। लेकिन फिर उसने ये पॉइंट उठाया कि देखो मैं बिज़ी रहता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो तुम्हारा फिर ऐसे होगा। तो मतलब शायद वो उसकी नेचर जान गया था कि ये किसी के साथ गुजारा नहीं करने वाली नेचर उसकी। तो अगर मैं इसको फिर भी किसी न किसी तरह से अपने पास रख भी लेता, तो इसने फिर भी कोई ना कोई रोला डालना ही है। तो शायद इस वजह से वो पीछे हट गया, बैक स्टेप ले लिया उसने। लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं कि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन लड़की भी सिंसियर नहीं थी। देखो वो सफ़र कर रहा था, उसको ज़रूरत थी किसी की, तो वो 6 महीने के लिए उसने उससे बात ही नहीं की। जब उसने सुना कि हाँ वो, तो फिर उसने उसकी तरफ कॉल की कि ये वो, और फिर वो शादी भी उसने कर ली। मतलब कुछ हंगामा शंगामा नहीं हुआ। वो प्यार करती थी, लेकिन वो एज आ चॉइस उसने रखा हुआ था कि हाँ हो गया तो ठीक है। एक होता ना कि रूखी सूखी रोटी तेरे साथ वाला मामला, वो उसका वैसा मामला नहीं था। तो वो भी जल्दी समझ गया, तो उसने बैक स्टेप ले लिया। उसने कहा कि बाद में रोने से अच्छा अभी मैं थोड़ा बहुत रो लूँ। तो उसने अच्छा किया, मैं तो कहती हूँ उसने अच्छा किया, स्टेप जो लिया हट गया। वो वैसे भी अच्छी नहीं थी। और उसके बाद फिर इस लड़की की तरफ आते हैं। मुझे वैसे ये हैरत हो रही है कि वो माँ बाप के प्यार के लिए तरसती रही, और उसको पुप्पो माँ जैसा प्यार करती थी, पुप्पा उसका बाप जैसा प्यार करता था। यार इंसान ना बड़ा नाशुक्रा होता है समटाइम्स।
मतलब मैं मानती हूँ उसकी सिचुएशन बुरी थी, माँ-बाप, मुझे नहीं पता यार, मैं इस चीज़ पे बहस नहीं कर सकती क्योंकि ये मतलब मैं इस कहानी पर बात नहीं कर रही। एक्चुअली मैं अपना फ़लसफ़ा झाड़ना चाह रही हूँ क्योंकि स्टोरी में तो है नहीं, तो थोड़ा मैं ही डाल दूँ। तो एक्चुअली बात ये है कि समटाइम्स हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, मतलब अल्लाह का शुक्र है हमारे पास, लेकिन हम सैटिस्फाइड नहीं होते, खुश नहीं होते। हमें होता है नहीं, हमें तो ये नहीं चाहिए। हम उसके लिए कहते हैं कि जो हमारे पास मतलब नहीं होता, ठीक है? तो उसका भी यही सीन था, उसके पास इतनी अच्छी फूफो थी, माँ जैसी, इतना प्यार करती थी, ये करती थी, और वो उसकी माँ कितनी ख़राब निकली, कैसी अजीब। ऑफ़ कोर्स वैसे ना ये सारी सिचुएशन अमेरिका की है और गाने वो रेशमा के गा रही हैं, ठीक है? और वहाँ पर वाओ क्या आवाज़ है, ये वो। और मतलब राइटर ने बहुत काम तरीके से, उसने इस तरह से कोई नहीं किया कि वो अमेरिका का शहर है, अमेरिकी सारे हैं, ये वो। उसने कुछ भी ऐसा इतना नहीं किया। मुझे तो लग रहा है अमेरिका, अमेरिका, ठीक है? अब इस बात पर नहीं, वैसे अमेरिका भी बोलते हैं लोग, अमेरिका भी बोलते हैं। तो अमेरिका मेरा ख़्याल है इंग्लिश में कहते हैं, अमेरिका उर्दू में कहते हैं, पता है जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा इस चीज़ में नहीं पढ़ती। और वहाँ पर मतलब मुझे तो लग रहा है कि वो वहाँ की सिचुएशन थी, क्योंकि अगर जैक की बात करें तो वो भी आरपी था, जैक, और उसकी पता नहीं वो क्या नाम है, एक तो इतना मुश्किल नाम है। फरज़ाद सिर्फ एक पाकिस्तानी लगा, तो वो राइटर ने वो उसको हाईलाइट नहीं किया कि ये एक वहाँ का है। तो मतलब राइटर अंदर ज़्यादा वो नहीं करते, वो स्टोरी पर फोकस कर रही है, उसको ये नहीं जगह शगह का वो इतना ज़्यादा नहीं कर रही। तो ये भी कूल बात है। और उसके बाद फिर क्या बात करते हैं हम अपनी, ये जो हीरोइन है, हीरोइन ये नहीं, हीरोइन क्या नाम है यार, मुझसे बोला नहीं जा रहा। एक तो वो हीरोइन पीती है, हीरोइन नशा करती है, और एक वो हीरोइन है। हाँ, ये थोड़ा सा ना वर्ड थोड़े हो जाते हैं आपस में, एक जैसे हैं ना, एक जैसी वॉइस देते हैं, मतलब एक जैसी वर्डिंग है उनकी, तो वो बोलते हुए थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो खैर वो ड्रग्स एडिक्ट है, तो उसको समझ नहीं आ रही होती। इतनी दफ़ा फ़रज़ाद वैसे कूल लगा, इधर कूल बना हुआ है इसकी तरफ, और फिर वो जिस तरह से कहती है कि मैंने आपसे ही सीखना है, तो वो फिर वो मजाक से कहता है कि मेरे से सीखने की क्या वजह, या वो इस तरह गमगीर आवाज़ में जो बोलता है, गमगीर आवाज़, तो उसको क्या ज़रूरत इतना गमगीर बोलने की है, अजीब है वो भी। तो बाकी और क्या सीन होता है, उसकी माँ तो है ही डैश। और बाकी यार मुझे उस चीज़ पर हंसी आ रही थी कि वो उससे गंदी बातें करता, और ये भी यार उसका हस्बैंड है, क्या हो गया है लेकिन खैर वो सिचुएशन ऐसी हो गई है ना कि चलो ठीक है, वो इस तरह की बातें तो कर रहा है, लेकिन साथ में अब देखो ना कि वो उसको दौरे भी पड़ रहे हैं, और फिर वो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस वाला सीन भी हो रहा है। बेशक वो तबरेज़ बोलता है, और मुझे लग रहा है कि इसकी तबरेज़ के साथ फ्रेंडशिप होगी, और फिर कुछ ऐसा सीन होगा, क्योंकि जवाद को वो बोलती है कि मेरे से गलती हुई है, तो उस तरह जवाद भी उसका वो भाई बना हुआ है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखें तो हम कंपैरिजन करें तो, लेकिन कुछ कुछ राइटर्स का स्टाइल ही ऐसा होता है कि वो इन चीज़ों को बहुत लाइट लेती हूँ, वो इतना नहीं करती। तो खैर ओवरऑल फर्स्ट एपिसोड अच्छी थी। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है और उससे ऐसी कौन सी मिस्टेक हुई होती है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इसकी सेकंड एपिसोड में। और हाँ, नहीं, मैं आप लोगों को अभी नहीं, माहिर मल्लिका की एपिसोड में ही बता दूँगी, माहिर मल्लिका की बात के बारे में, ठीक है? तो मिलते हैं इसके अगली एपिसोड में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।